और सब बढ़िया भैया। सब ठीक जी, सब बढ़िया। ठीक है भैया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई सी ए सुमित कंवर welcome all of you on behalf of East End CP Study Circle for virtual CP structured meeting. Today's topic is responding to non-compliance with laws and regulations, NOCLAR, under Code of Ethics, Volume 1. Our respected speaker and very renowned speaker, जिनके लिए जितने शब्द बोले जाएं उतने कम हैं, Kamal ji is with us. I thank you, Kamal ji, from the bottom of my heart to enlighten us as usual on this topic. Sir, I request Kamal ji, sir, Kamal भैया, अगर कोई क्वेरी आए इन बिटवीन और इन द लास्ट, जैसे भी सुविधा हो आपको बीच में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी जैसे बात आप नहीं। कहेंगे वैसे होगा। देख लेते हैं चलते चलते, जैसे भी रिदम बनता है। सर, माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, सर प्लीज किसी भी क्वेरी को बहुत ज्यादा ड्रैग मत कीजिए। स्पीकर इज द बेस्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड। इनको एक टॉपिक भी पूरा कवर करना है। अगर आपको लगता है, वैसे आई बिलीव, दैट्स माय कंप्लीटली बिलीव ऑन कमल जी एंड हिज थॉरो नॉलेज, कि जितने आपके क्वेश्चंस होंगे वो विद इन दिस सेमिनार सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इवन इफ एट ऑल अगर आपको लगता है कोई और भी कोई चीज़ आपका क्वेश्चन रहता है, तो आप बाद में उसको लास्ट में प्लीज रखिए। इन बिटवीन टॉपिक को चलते रहने दीजिए, ताकि हम इस जो हमने एक पूरा एक फॉर्मेट बनाया है, इसे हम कवर कर सके एट मैक्सिमम। विद दिस वर्ड आई रिक्वेस्ट कमल जी, सर प्लीज, ऑल इज योर सर। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर दिस पार्टिसिपेशन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, सबसे पहला सवाल जो ऑडियंस का होता है वो मैं ही पूछ लेता हूँ और खुद ही जवाब दे देता हूँ सुमित जी से कि क्या ये प्रेजेंटेशन की कॉपी में मिल जाएगी। तो प्रेजेंटेशन की कॉपी आप सबको मिल जानी चाहिए, मैं सुमित जी को भेज दूंगा एंड ही विल एंश्योर कि सर्कुलेट हो जाए। Before I discuss in detail about NOCLAR, which stands for Non-Compliance of Laws and Regulations, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, नॉर्मल जो टेंडेंसी अभी चल रही है वो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव टू कंप्लाई NOCLAR. My question is a different question, whether corporates need to comply NOCLAR. तो मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है सुमित जी। तो सुमित जी कहते हैं कि Code of Ethics is the duty to be complied with by me because I am a member of ICI. Agreed. But my question is different. Whether NOCLAR provisions are going to impact the corporates as well. हम इसको एज अ चैलेंज तो देख रहे हैं कि मुझे कंप्लायंस करना है एज अ NOCLAR पर्सन, लेकिन क्या इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए? व्हाट इज योर टेक? सुमित जी, आपको कोई आंसर इसके लिए? सर, अपॉर्चुनिटी इज दैट बेसिकली वट एवर द रिक्वायरमेंट इज, जो जनरली आई बिलीव, जो काफी सारे, अगर मैं एक लॉ का लेकर आता हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट है और मुझे पूरी करनी है, and SSC is not able to do that, so at least I can, my scope of work is increased, so that my fee will be also increased, I believe so. बट द थिंग इज कि जो NOCLAR है वो तो लगता है मेंबर्स। नमस्कार लोकेश जी, मेंबर्स पर लगता है NOCLAR। तो क्या जो मेंबर्स हैं, दो मेंबर्स कैन बी ऑफ टू काइंड्स, वन इज मेंबर इन सर्विस एंड सेकंड इज मेंबर इन प्रैक्टिस। We'll discuss in detail for both the members, but the question is कि whether he is a member in practice or he's a member in service, there would be either a client or employer-employee relationship. Question arises, being the client company or being the employer company, whether NOCLAR is going to have an impact. That is the question. And I must tell you out of my experience, most of the chartered accountants are not delving upon this scenario that even corporates are getting impacted. वो कैसे impact आएगा वो अभी हम बात करेंगे। तो मेरा जो सबसे पहला सबमिशन है, I would request each one of the listeners to take a note of this statement I am making. The statement is, NOCLAR provisions primarily are meant for chartered accountants, whether in service or practice, but NOCLAR is going to have an impact even upon the corporates. And these corporates could either be the audit client or they could be the employer organization. How the distinction will travel, we will discuss in detail. So I am sharing my screen and Sumit ji, please आप confirm कर दीजिएगा जब screen visible हो जाए। I believe screen is visible. Perfect, sir. Okay. So I'm moving one by one and I will request the audience to keep their notepad and pen ready because I will be discussing certain case studies also. Those case studies are based upon the normal scenarios which each one of us encounter. So topic given to me is responding to non-compliance with laws and regulations, in short NOCLAR, under Code of Ethics Volume 1. So what is the background about this whole topic?
So NOCLAR stands for non-compliance with laws and regulations. The provisions regarding NOCLAR are contained in Code of Ethics, revised 2019 edition, volume 1. And there are two sections which are pertinent over here. I am highlighting them. Two sections are there, section number 260 and section number 360. So please take a note. Section number 260 deals with NOCLAR compliance for members who are in service. And section number 360 of Code of Ethics, volume 1 deals with compliance of NOCLAR by members in practice. So I am reading this paragraph. NOCLAR refers to new provisions in Code of Ethics, revised 2019 edition, volume 1, sections 260 and 360 regarding how chartered accountants should respond. Just see the word respond. So we will also learn what is the meaning of response. How chartered accountants should respond to non-compliance with laws and regulations, respectively by employer organizations or auditing clients which are listed entities. These new provisions are effective from 1st October 2022. So almost एक महीना निकल चुका है और ये provisions आपके effective हो चुके हैं from 1st October 2022. Be very careful with the words the Code of Ethics is using. The very particular word is respond. We need to understand difference is there between response and liability. Response and liability. We will discuss the difference in a later stage. Then if you see the words use the non-compliance with laws and regulations. So question arises, what laws and regulations are covered over here? Whether all the laws and regulations applicable to the entity are covered or only selected laws and regulations to the entity as applicable are covered. I must ask you a question for this matter. The question for the house is, please listen my question and try to respond back in the chat box. The question is, say for instance, a company ABC Limited is here and ABC Limited has not complied with fire safety rules. जो कंपनी ABC Limited है उसने फायर सेफ्टी रूल्स को कंप्लाई नहीं किया, अपने यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह इंस्टॉल नहीं किए जो कि रिक्वायरमेंट है. तो क्वेश्चन उठता है, whether you're member in service or member in practice as the case may be, क्या being a chartered accountant आप ABC Limited को ये कहोगे कि ABC Limited is not complying with the laws and regulations? In my example, the applicable law and regulation is that you must have fire extinguishers installed at your place. So अगर एक कंपनी ने अपने यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल नहीं किए तो क्या ये नॉन कंप्लायंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंसीडर करनी है? अब कंसीडर कैसे करनी है उस पर हम बात बाद में करेंगे, बट वेदर दिस काइंड ऑफ नॉन कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड, यस और नो? I believe the audience is active or only the system is active with cameras off. So we'll discuss this thing, whether this kind of non-compliance is covered by NOCLAR or not, because this is also a very substantial question. Anyway, now further what the NOCLAR says, just see very carefully. Responding to non-compliance with laws and regulations by audit clients, just see the words. The words are audit clients, not employer organization, is nothing new for chartered accountants in practice. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि non-compliance of laws and regulations अगर कोई कॉर्पोरेट करती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस में है उनके लिए कोई नई चीज नहीं है NOCLAR, because NOCLAR principles were already contained in auditing standards. For this we have the auditing standard SA 250. तो जैसे मानिए लोकेश जी हैं, लोकेश जी किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं तो एज ऑडिटर ऑडिटी रिलेशनशिप NOCLAR कोई नई चीज नहीं है लोकेश जी के लिए, बिकॉज लोकेश जी इवन अदरवाइज SA 250 का कंप्लायंस कर ही रहे थे. तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Chartered accountants in practice as auditors deal with NOCLAR in an audit of financial statements while complying with the requirements of SA 250. SA 250, that is Standard on Auditing 250, deals with consideration of laws and regulations in an audit of financial statements. So be careful, even SA 250 is using the words laws and regulations, and NOCLAR also uses the words LAR, laws and regulations. SA 250 applies to audits of listed entities as well as unlisted entities, and continues to do so even after the new provisions of Section 360 have come into force with effect from 1st October 2022. Why I am referring Section 360 here? Because Section 360 of Code of Ethics is dealing with the NOCLAR provisions for members in practice, whereas Section number 260 is dealing with NOCLAR provisions for members in service. So what I'm trying to convey, in audits of listed companies, Section 360 obligations
आर इन एडिशन टू ऑब्लिगेशंस कास्ट बाय एस 250। यानी कि मतलब क्या हुआ, आज हम लोकेश जी की बात करें तो लोकेश जी अगर किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हैं तो लोकेश जी अब तक क्या कर रहे थे, लोकेश जी अब तक एस 250 कंप्लायंस देख रहे थे। अब लोकेश जी को इन एडिशन टू एस 250 एस 360 कंप्लायंस भी देखनी होगी। हालांकि दोनों ही चीजें एस 250 और सेक्शन 360 दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। नोक्लार इज न्यू, किसके लिए नई चीज है नोक्लार? बिल्कुल नई चीज है। नोक्लार इज न्यू फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन सर्विस who are employed as KMPs in listed entities। So पहले तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वहां पर सुमित जो है जॉब करते हैं एज अ मेंबर इन सर्विस। तो सवाल उठता है कि क्या सुमित जी को नोक्लार कंप्लाई करना है? आंसर इज यस। सुमित जी नीड्स टू कंप्लाई विद नोक्लार बिकॉज ही इज हैविंग अ जॉब इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लेकिन इसमें भी कैविएट है, सुमित जी नीड्स टू कंप्लाई विद नोक्लार ओनली इफ सुमित जी इज केएमपी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यानी कि जो नोक्लार प्रोविजंस हैं सर्विस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर तभी लागू होंगे जब जो वो सीए है वो सीनियर मैनेजमेंट में है। एग्जाम्पल इज केएमपी। तो अगर आप वहां पर कंपनी सेक्रेटरी हो तो क्या ये लगेगा? यस, एनी आंसर? So it says that section 260 is applicable to members in service who are employed as KMPs. If you refer Companies Act 2013, Companies Act 2013 defines KMPs in section number 2, clause number 52. So question arises whether this NOCLAR is applicable to company secretaries. Yes or no? The company secretary KMP तो है ही, answer is no. So NOCLAR provisions are applicable to members in service who are KMPs. तो इसका कोई लेन देन नहीं है कि आप KMP एज पर कंपनीज एक्ट बनते कैसे हो। इट इज ऑल अबाउट अगर आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से KMP बन गए हो और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस हो तो नोक्लार आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। Having said that, just see what the law further says. Code of Ethics says that NOCLAR provisions are now effective from 1st October 2022. तो ऐसा नहीं है नोक्लार अभी नया आया है। नोक्लार initially came into force on 1st July 2020. But now then, because of COVID and some time required for preparation by chartered accountants, the provisions were deferred by the Council of ICI. However, in August 2022, Council met again in the 413th meeting, and the provisions of NOCLAR were given a complete go-ahead that they will be now effective from 1st October 2022 with certain amendments. What are those amendments? We will see. Now, I have a question. Please don't search on Google and try to respond back. The question is, does this mean that chartered accountants have nothing to do with NOCLAR by employers or audit clients as the case may be till 30th September 2022? तो 1 अक्टूबर 2022 से ये इफेक्टिव हुआ। तो सवाल ये उठता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो जॉब में है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ऑडिट करता है। तो सवाल उठता है कि 30 सितंबर 2022 तक क्या नोक्लार का कोई लेना देना इन दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट से था या नहीं था? एनी आंसर? So I repeat my question. Does this mean that chartered accountants have nothing to do with NOCLAR by employers or audit clients as the case may be till 30th September 2022? तो लोकेश जी का जवाब आया yes, as an auditor it was associated. सही जवाब बिल्कुल लोकेश जी आपका। देखिए कैसे। So जरा इसको हम बाइफरकेट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन सर्विस। सो पहला केस लेते हैं सीए इन प्रैक्टिस। तो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रैक्टिस में है और मान लीजिए जो ऑडिट पीरियड है that is prior to 1st October 2022, क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 से ही इफेक्टिव है नोक्लार। तो अगर 1 अक्टूबर 2022 से पहले का ऑडिट पीरियड है और मान लीजिए जो क्लाइंट है वो अनलिस्टेड एंटिटी है, देन सच ऑडिटर नीड टू कंप्लाई विद एस 250 ओनली। अब लिस्टेड एंटिटी अगर हो तो क्या करें? लिस्टेड एंटिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लिस्टेड एंटिटी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ लेस देन 50 crores and listed entity having a net worth of more than equal to 250 crores. So irrespective of net worth, आपकी नेटवर्थ कम हो ज्यादा हो 250 करोड़ से, irrespective of that, 30/9/2022 तक या यूं कह लीजिए कि 1/10/2022 से पहले तक लिस्टेड कंपनी का कोई अगर ऑडिटर है तो उसे केवल और केवल एस 250 से ही कंप्लाई करना था। अब आ जाते हैं ऑनर आफ्टर 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 से अभी हमने देखा कि नोक्लार प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं। तो अब क्या चेंज आया? अगर अनलिस्टेड एंटिटी है और आप उसमें ऑडिटर हो तो यू हैव टू कंप्लाई ओनली विद एस 250। लिस्टेड एंटिटी है लेकिन उसका नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है
then you have to comply only with S 250. Now be attentive. अगर आपका क्लाइंट लिस्टेड एंटिटी है और उसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो यहां पर चेंज क्या आ गया? You have to comply not only with S 250 but also with section number 360 of Code of Ethics. तो यहां से लर्निंग क्या आती है? लर्निंग ये आती है, if you are a CA in practice, I repeat, if you are a CA in practice, number one, number second, and you are the statutory auditor of a listed entity, and number third, such listed entity is having a net worth of more than equal to rupees 250 crores. Then number four, you have to comply not only SA 250 but also section 360 of Code of Ethics. तो यहां पर समझ लीजिए कि SA 250 तो हर बार लगेगा, चाहे 1 अक्टूबर से पहले की बात कर लें, चाहे उसके बाद की बात कर लें, या 1 अक्टूबर की ही बात कर लें। लेकिन अगर लिस्टेड एंटिटी आपका क्लाइंट है और आप उसके ऑडिटर हो, तो अलॉन्ग विद SA 250 सेक्शन 360 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एडिशनली लग जाएगा अगर उस लिस्टेड एंटिटी का नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब बात करते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सर्विस में है। यहां पर कौन से सीए कवर हो रहे हैं? जो KMPs हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस, अगर उनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड 1 अक्टूबर 2022 से पहले का है, ये डेट याद रखनी है हमें, 1 अक्टूबर 2022, क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 से ही नोकलार प्रोविजंस इफेक्टिव हुए। So if the employment period is prior to 1st October 2022, in that very sense, what the Code of Ethics says? Unlisted entity not applicable. यानी कि अगर मान लीजिए लोकेश जी ABC प्राइवेट लिमिटेड में KMP हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है मान लीजिए वहां पर, तो उस केस के अंदर लोकेश जी को नोकलार प्रोविजंस कंप्लाई नहीं करने, बिकॉज अनलिस्टेड एंटिटी के ऊपर नोकलार प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, प्रायर टू 1 अक्टूबर 2022 अगर आपका एम्प्लॉयमेंट पीरियड है और आपका जो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप जॉब करते हो वो लिस्टेड एंटिटी है, लेकिन उसका नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से नीचे है, तो भी नोकलार प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अगर लिस्टेड एंटिटी आपका एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है और नेटवर्थ आपका 250 करोड़ से ज्यादा है, तो भी नोकलार प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। मीनिंग देयरबाय नोकलार प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस फॉर द एम्प्लॉयमेंट पीरियड दैट फॉल्स prior to 1st October 2022. Now, what happens on or after 1st October 2022 if the employer organization is unlisted entity? जहां पर आप जॉब करते हो वो एंटिटी अनलिस्टेड है, तो कोई बदलाव नहीं आया। 1 अक्टूबर 2022 या उसके बाद आप किसी अनलिस्टेड एंटिटी में जॉब करते हैं एज KMP, तो नोकलार प्रोविजंस आप पर एप्लीकेबल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिस्टेड एंटिटी में जॉब करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या नेटवर्थ है उसका, 250 करोड़ से कम हो, ज्यादा हो या बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर एन एम्प्लॉई एज KMP in a listed entity irrespective of the net worth, then being a chartered accountant in service as KMP you have to comply with SA number 260. तो ध्यान देने वाली बात क्या है, on or after 1st October 2022 if a chartered accountant is employed as KMP in any kind of listed company, I repeat, any kind of listed company, then he or she is bound to comply with the requirements of section number 260 of Code of Ethics. On the other hand, on or after 1st October 2022, if you are the auditor of a listed entity which is having a net worth of more than equal to rupees 250 crores, then not only you have to comply with the auditing standard number 250, but you also need to comply with section number 360 of Code of Ethics. I believe this point is clear to each one of you. तो मैं यहाँ पर आपको 30 seconds देता हूँ, कोई क्वेरी आपकी यहाँ तक हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी। और अगर आप ये कंप्लाई नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू ट्रैवल इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। So Chartered Accountants Act, we do have first schedule and second schedule. Second schedule is relevant for us now. So what the second schedule part second says, just have a look out. These are legally binding on chartered accountants in view of clause 1 part 2 of second schedule of the Chartered Accountants Act. Now this clause 1 part 2 states that a member of institute, whether in practice or not, तो सभी chartered accountants पे लग गया, a member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he contravenes any of the provisions of this act or the regulations made thereunder or any guidelines issued by the council. Now this Code of Ethics volume 1 falls into this category. Guidelines issued by the council. Council means the Council of Institute of Chartered Accountants of India.
तो यहाँ तक कोई आपकी क्वेरी तो आप पूछ लीजिए, अगर क्वेरी नहीं है तो कुछ केस स्टडीज देखते हैं फिर। नो क्वेरीज? ओके, जस्ट हैव अ केस स्टडी। कुछ लगभग 10 या 11 केस स्टडीज मेरे पास हैं। अभी मैं सॉल्यूशन आपको नहीं दूंगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी रिस्पॉन्स हो, जो भी रिप्लाई हो, आप चैट बॉक्स में दे दीजिएगा मुझे। तो केस स्टडी नंबर 1 देखते हैं। You have to tell me whether this very case study will be covered by NOCLAR or not. So now the question is, Chartered Accountant X, CGM Finance in a listed company gave a proposal at the audit committee meeting to take backup of data on daily basis in terms of Rule 3 of Companies Accounts Rules 2014. However, chairperson of the audit committee did not take up this matter for discussion in the aforesaid meeting. तो मुझे आपसे अभी ये नहीं पूछना कि इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा CAX, मुझे ये पूछना है केवल आपसे कि क्या ये वाला केस नोकलार में कवर होगा या नहीं होगा। आप अजम्पशन ले लीजिए कि जो CAX है वो KMP है। So let me read out again. Assume that CAX is KMP. He is a CGM Finance in a listed company. He gave a proposal at the audit committee meeting to take backup of data on daily basis in terms of Rule 3 of Companies Accounts Rules 2014. However, the chairperson of the audit committee did not take up this matter for discussion in the aforesaid meeting. What is your take? Whether this will be covered in NOCLAR, yes or no? Any answer? No answer? So I got one answer from Anu Khurana. Yes. The answer is yes. Okay. We will decide and see how. दूसरा आंसर नो भी आ गया, तो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं। नो भी आ रहा है, यस भी आ रहा है। वैसे बता दो मैं आपको, इसका आंसर यस होगा। अब वो यस क्यों होगा वो थोड़े समय में देखते हैं। केस स्टडी नंबर 2 देखिए। CAX, अब जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, आप अजम्पशन ये लीजिएगा कि CAX जो है KMP है, और आपको ये बताना है कि नोगलार में कवर होगा कि नहीं होगा। CAX is CGM Finance in a listed company, while the Director Finance is of the view that trade receivables outstanding for more than 3 years should be written off. Mr. X is of the view that such unilateral writing off without any legal recourse is not appropriate. तो हुआ क्या? अब जानते हैं आप, in Schedule 3 we have a disclosure about aging analysis. So CAX was saying that we should not write off the trade receivables which are outstanding for more than 3 years. Director Finance says we should write off the trade receivables which are outstanding for more than 3 years. So now question arises whether this kind of case will be covered by NOCLAR, yes or no? Yes, any answer? So Lokesh ji कहते हैं answer is no. So again the mixed responses, केवल दो ही लोग जनरली आंसर कर रहे हैं, आशा जी and लोकेश जी. Kamini says no, no. So answer will be yes. It is also covered by NOCLAR. तो देखिए ये जो केसेस मैं ले रहा हूँ ना, केसेस वो हैं जो आपके रूटीन लाइफ में आपके सामने आएंगे ही आएंगे, in one way or the other way. So that is the reason we must understand what NOCLAR in fact is. तो NOCLAR में कवर होगा, अभी कवर क्यों हो रहा है उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। थोड़ा सा पहले केस स्टडीज और देखते हैं। केस स्टडी नंबर 3, अगेन द सेम assumption. The assumption is कि CAX जो है KMP है। CAX CGM Finance of a listed company. His assistant was having information about the quarterly results of the company. Before declaring the results, he shared the same with his engineer friend working in other division of the same company. अब आप मुझे बताइए, जैसे लोकेश जी, मान लीजिए लोकेश जी CGM फाइनेंस हैं, इनका असिस्टेंट है। वो जो असिस्टेंट है उसने क्या किया, कंपनी की जो इंफॉर्मेशन थी क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट के आदमी से शेयर कर ली। तो क्या यह नोकलार में कवर होगा? आंसर इज यस। इसका आंसर मुझे लगता है सभी लोग यस दे देंगे। इट्स अ शेयरिंग ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई द आंसर इज यस। अगला केस देखिएगा। अभी काफी सारे केसेस हैं, पहले हम केसेस को एक बार स्नैपशॉट ले लेते हैं ताकि आपका माइंड फ्रेमवर्क बन जाए कि हाँ भी नोकलार में करना क्या है। केस स्टडी नंबर 4 देखिए। CAX is CGM budgeting in listed company. Again, I will take the assumption CAX is KMP. While preparing budget, he considered the debtors turnover ratio as directed by Director Finance. However, the debtors turnover ratio submitted to the bank was different from that considered in the budget. तो जब बजट में debtors turnover ratio निकाला, वो उस तरीके से निकाला गया जैसा कि डायरेक्टर फाइनेंस ने इंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन जब बैंक को ही आपने इंफॉर्मेशन सबमिट की रिगार्डिंग debtors turnover ratio, तो वो रेशो किसी और तरीके से निकाली गई। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या ये वाला केस नोकलार में आएगा? यस और नो?
सो अगेन मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज, एक तो आंसर यस आ गया, तो सोचने वाली बात है ये आंसर यस होगा कि नो होगा। ओके, यहाँ पर आंसर नो होगा, तो जो लोग यस आंसर दे रहे हैं वो गलत जा रहे हैं। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है वो थोड़ी देर में आपको खुद ही लग जाएगा पता। केस स्टडी नंबर 5, CAX is CGM Finance of XYZ Limited listed company. Again the same assumption. The assumption is कि CAX is KMP. आप चिंता ना करें, अभी क्वेश्चंस जो है ना ये सर्विस वालों के लिए आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास प्रैक्टिस वालों के लिए भी है, तो वो थोड़ी देर में भी आ जाएगा। सो पहले सर्विस वालों के क्वेश्चंस देखते हैं। CAX is CGM Finance of XYZ Limited listed company. Assumption is same. CAX is KMP. He finalized the amount of advance tax of rupees 10 crores to be deposited for this second quarter. However, the director finance instructed to deposit only 2 crores due to management of tight liquidity position. तो डायरेक्टर फाइनेंस कहता है कि वही भी पैसे नहीं है, तो एडवांस टैक्स 10 करोड़ की बजाय आप 2 करोड़ जमा करा दो, लेकिन जो एडवांस टैक्स की सही कंप्यूटेशन थी वो तो 10 करोड़ की थी। तो इस तरह का कोई केस है तो क्या नोकलार में जाएगा? सो नितिन जी कहते हैं यस, आशा जी कहती हैं यस, एक आंसर नो भी आया है मेरे पास, कामिनी जी का आंसर नो आया, प्रदीप जी का आंसर नो आया, अनु जी का आंसर नो आया। सो जितने भी लोगों का आंसर नो है वो आंसर गलत है। वो कैसे गलत है कैसे ठीक है वो थोड़ी देर में आपको लग जाएगा पता, एज आई स्टेटेड अर्लियर एज वेल। नंबर 6 केस स्टडी, मिस्टर एक्स ACA is in charge of payroll division. Again, I will assume that Mr. X is a KMP. While processing salary for the staff, he was of the view that though Provident Fund and ESI are correctly computed, but all the eligible employees are not covered. He, however, passed it over and did not discuss with the HR department. तो क्या पता चला कि CAX ने PF ESI प्रोसेस तो किया, लेकिन सारे एम्प्लॉइज जो उसमें कवर होने चाहिए थे कवर नहीं हुए थे। तो CAX ने क्या किया कि ये वाली बात को HR से डिस्कस नहीं किया, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं किया, और उसने कहा चलता है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये नोकलार में कवर होगा? यस, यहाँ पर तो सभी लोगों का आंसर ठीक आना चाहिए। आई बिलीव आंसर इज यस, नोकलार में कवर ये हो जाएगा। नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर कवर्ड बाय नोकलार। आपके सामने 5 केसेस हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से केसेस नोकलार में जाएंगे। पहला केस, द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन ब्राइबरी फॉर एग्जांपल ऑफ लोकल और फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या नोकलार में जाएगा? आंसर इज यस, ब्राइबरी है तो बाय डिफॉल्ट नॉन कंप्लायंस तो है ही, करप्शन है, तो ये नोकलार में जाएगा। यस, आंसर फॉर दिस आंसर इज यस। नंबर 2 देखिए, द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेगुलेटेड एंड द मैटर इज ऑफ सच सिग्निफिकेंस एज टू थ्रेटन इट्स लाइसेंस टू ऑपरेट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई स्पेशल एक्ट लागू होता है और इस एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक्ट का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से जो इसका ऑपरेशनल लाइसेंस है वो शायद रिवोक हो जाए। तो क्या ये वाला मैटर नोकलार में जाएगा? Answer is yes. Answer is yes. Number 3, the employing organization is listed on securities exchange and the matter might result in adverse consequences to the fair and orderly market in the employing organization securities or pose a systematic risk to the financial markets. तो मान लीजिए कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसने अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो लीक कर दिए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो फेयर ट्रेडिंग है उस पर इंपैक्ट आ सकता है। तो क्या इस तरह का मैटर नोकलार में जाएगा? आई बिलीव द आंसर मस्ट बी सिंपल। आंसर इज यस। तो यहाँ पर सबका आंसर यस आ रहा है। इनफैक्ट जो ये 5 पॉइंट्स है ना, इसमें आपका आंसर बाय डिफॉल्ट ठीक ही आएगा क्योंकि अपेरेंट है सब कुछ। नंबर 4 देखते हैं, इट इज लाइकली दैट द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन वुड सेल प्रोडक्ट्स दैट आर हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। जैसे मान लीजिए आप नेस्ले में जॉब करते हो, मैगी आया, मैगी का आपने देखा प्रोडक्ट, तो आप क्योंकि वहां जॉब करते हो आपको पता चला कि मैगी के अंदर थोड़ा बहुत अडल्ट्रेशन है, मिलावट है। तो जो ये मिलावटी चीजें चल रही है मैगी के अंदर, आपको ये पता चले तो क्या ये नोकलार में कवर होगा कि नहीं होगा? क्या इसका हम नोकलार में कवर करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर इज यस। द सेम थिंग इज रिटन इन नंबर 4 आल्सो। देन इज नंबर 5, द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रमोटिंग अ स्कीम टू इट्स क्लाइंट्स टू असिस्ट देम इन एवेडिंग टैक्सेस। जैसे आजकल मैं इसका एग्जांपल दे दूं, नंबर 5 का फेक बिलिंग। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कंपनी लिस्टेड है और फेक बिलिंग करती है, तो फेक बिलिंग से क्या हो रहा है? टैक्स इवेड हो रहा है। तो क्या कवर किया जाएगा नोकलार में? आंसर इज यस। तो केस स्टडी नंबर 7 में तो सभी कंफर्टेबल, सभी ने ठीक आंसर दे दिए, क्योंकि यहाँ पर ये 5 चीजें ना अपेरेंट थी, लेकिन इससे पहले जो केस स्टडीज आए थे वहां पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नोकलार की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो भी आ जाएगी। जस्ट सी दिस केस स्टडी नंबर 8। दिस केस स्टडी नंबर 8 इज मेंट फॉर प्रैक्टिशनर्स। तो लोकेश जी हमारे बीच में है, लोकेश जी इज ऑल्सो रेनाउंड स्पीकर, तो मैं चाहूंगा कि लोकेश जी इस पर प्रकाश डालें। केस स्टडी नंबर 8,
Mr. A is the statutory auditor of XYZ Limited for the financial year 21-22. Certain provisions of labor law and fire safety rules were not complied with by the company. Mr. A reported in his audit report as follows. Since compliance with the labor law and fire safety rules is primarily the responsibility of management, and auditors are not required to see the same under section 143 of the Companies Act, the reporting about the same is not covered by the report. पहले तो मुझे ये बताओ कि जो ये वाला केस स्टडी है ये नोकलार में कवर होगा कि नहीं होगा? नोकलार में कवर होगा कि नहीं होगा? जितने भी लोग यस कह रहे हैं सभी का आंसर गलत है। देखिए आंसर गलत क्यों है? फाइनेंशियल ईयर देखिए 2021 2022 है और ये कब से आया नोकलार? ये नोकलार आया आपका 1 अक्टूबर 2022 से, तो 22-23 वाले पीरियड से पहले कवर होगा। और दूसरी चीज देखिए कंपनी का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड। तो मैं एक बार आपको टेबल फिर से दिखाता हूँ, आप जरा टेबल देखिए वापस से एक बार, क्योंकि वो गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। XYZ लिमिटेड क्या है? अनलिस्टेड एंटिटी है। अनलिस्टेड एंटिटी अगर मैं 1 मिनट के लिए अजम्पशन ले लूं कि फाइनेंशियल पीरियड जो है 22-23 होता, तो क्या होता? एंटिटी अनलिस्टेड है, इट नीड टू कंप्लाई ओनली विद एसए 250। लिस्टेड होती तो कंप्लाई कब करना पड़ता नोकलार से? जब नेटवर्थ इसका 250 करोड़ या उससे ज्यादा होता। तो यहाँ पर कम से कम नोकलार तो एप्लीकेबल नहीं है। अब सवाल ये उठता है नोकलार एप्लीकेबल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एसए 250 तो एप्लीकेबल है। सो कीपिंग एसए 250 इन माइंड, भाई आप मुझे ये कह सकते हो कि नोकलार हम सबके लिए नया है, हमें नहीं आता नोकलार, मान लिया, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नंबर 250 तो सबके लिए पुराना है। तो आप मुझे ये बताइए कि वेदर मिस्टर ए हियर is right or wrong when he says that since compliance with labor law and fire safety rules is primarily the responsibility of management and auditors are not required to see the same under section 143 of the Companies Act, the reporting about the same is not covered by the report. तो ऑडिटर साहब कहते हैं कि सेक्शन नंबर 143 के तहत हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये चेक करना कि लेबर लॉ कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ, फायर सेफ्टी रूल्स कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। तो क्या ऑडिटर ने ये कहा कि 143 में हमारा स्कोप ही नहीं है ये? ठीक है। So Nitin, what you are saying is communicate with management and TCWG and report it appropriately. Now, as far as the words report it appropriately are concerned, in fact, that is my question. How to report it appropriately? So for that appropriate reporting, the basic question is whether this kind of non-compliance of labor law and fire safety rules is covered by section 143 of Companies Act or not. आपने जो नितिन जवाब दिया वो ऐसे 250 का ठीक दिया है कि आप जो ये कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है ये मैनेजमेंट को बता दो और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बता दो। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मान लीजिए ऑडिट कमेटी को बता दो, वहां तो मैं सहमत हूं आपसे। फिर आप लिखते हो रिपोर्ट इट एप्रोप्रिएटली। अब अगर रिपोर्ट करना है ऑडिट रिपोर्ट में तो रिपोर्ट करने के लिए कहां जाऊंगा मैं? सेक्शन 143 देखूंगा, बिकॉज सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद ऑडिट रिपोर्ट। सो क्वेश्चन अराइजेस वेदर 143 सेज और नॉट that you have to report even the non-compliances of labor law and fire safety rules. Yes, any answer? किसी का कोई आंसर है तो बताइए। लोकेश जी आप कुछ कहना चाहें इस पे? Whether section 143 says that even if labor law is not complied or fire safety rules are not complied, then you have to report the same in the audit report. Is it written something in section 143? कोई आइडिया? आशा says no. Okay. तो अब ये देख लीजिए पोजीशन हमारी क्या है कि ऐसे तो 50 तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, सेक्शन 143 बहुत पहले से करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जानकारी का अभाव है। सो लेट अस अंडरस्टैंड सेक्शन 143। सुमित जी मुझे लगता है ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है शायद सेशन के अंदर, स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रिबिंग हो रहा है। देखिए सेक्शन 143 क्या कहता है। वी हैव सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2, व्हाट इट सेज, ऑडिटर्स हैव टू रिपोर्ट about true and fair view of financial statements। ये वाली बात लिखी गई है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2 के अंदर। बट द प्रॉब्लम इज ट्रू एंड फेयर व्यू नॉट डिफाइंड बाय द कंपनीज एक्ट।
So what do you have to do? You have to refer SA 200 and SA 250 read with SA 700. What it says, true and fair view is equal to ensuring compliance with applicable national reporting framework plus ensuring compliance with, ये आपके लिए relevant है, applicable laws and regulations. Now in my question, what is happening? Labor law and fire safety rules are also applicable laws and regulations, the contravention of which may impact the entity. वो impact कैसे होगा? Litigation हो सकता है, going concern पे बात आ सकती है, and so on. So meaning thereby, अगर हम ये वाली slide देखें जो मैंने अभी टाइप किया आपके सामने, तो क्या साबित होता है इससे? In case number 8, non-compliance of labor law and fire safety rules are contravention of applicable laws and regulations, and by virtue of SA 250 read with SA 200 and 700, the reporting made by auditor is incorrect. Auditor ये नहीं कह सकता कि section 143 में coverage ही नहीं होती है इस बात की. Coverage होती है because 143 uses a very broad expression that is true and fair view. So अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि एंटिटी के ऊपर इनडायरेक्टली एप्लीकेबल है अदर देन कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, तो उसकी नॉन कंप्लायंस का अगर आपके एंटिटी पर इंपैक्ट आता है एडवर्स नेचर का या आ सकता है एडवर्स नेचर का, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट में कवर करना होगा. सो ये कुछ केस स्टडीज हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, डिटेल अभी और अभी आ जाएंगे आगे. यहाँ तक किसी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, लेट मी प्रोसीड देन. आप चाहो तो जो स्क्रीन है सामने आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं regarding how to have the interpretation of true and fair view as used in section number 143 subsection 2. Now, so let us come to code of ethics now. Code of ethics के अंदर objective क्या है नोक्लार का? Now be very careful how they are using the words. I will emphasize certain words. आप जरा ध्यान से सुनना. तो पहला तो normal sentence ही है. Objective as enshrined in code of ethics says that a distinguishing mark of accountancy profession is its acceptance of responsibility to act in the public interest. तो CA Institute ने कहा कि भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क है कि दे विल बी एक्टिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट. लोगों का फेथ है प्रोफेशन के अंदर कि हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम किया है तो बढ़िया ही किया होगा. लेकिन साथ में क्या लिखा गया? देखिए क्या लिखा गया. When responding to non-compliance or suspected non-compliance. ध्यान से देखिएगा वर्ड्स क्या लिखे हैं. When responding to non-compliance, यानी कि ऐसी non-compliance जो कि या तो हो चुकी हो, और suspected non-compliance या ऐसी non-compliance जो कि आपको लगता है कि भविष्य में हो सकती है. So what I need to understand, जो भी मेरी अभी केस स्टडीज देखी है आपने, केस स्टडी नंबर 1 टू केस स्टडी नंबर 8, उसमें या तो non-compliance था या non-compliance होने का अंदेशा था. So what I need to understand, you can take a note of this thing. NOCLAR provisions are applicable to members in service as well as members in practice in two situations. Situation number 1, either there had been a de facto non-compliance or there is a probability of suspected non-compliance. In both the cases, NOCLAR provisions will be applicable. So if you notice any kind of non-compliance or suspected non-compliance, then what are the objectives that professional accountants shall adhere to? The Code of Ethics says the professional accountants are to comply with the principles of integrity and professional behavior. Now this is important. ये वाला जो नंबर B पॉइंट है और नंबर C पॉइंट है, ये आपका काम है जो काम बढ़ाता है. So whether you're a member in service or member in practice, as the case may be, if you observe any non-compliance or you suspect any non-compliance, as the case may be, you have to fulfill your two duties on execution level. Duty number 1, to alert the management or where appropriate those charged with governance of the employing organization to seek. जब मैं बोलता हूं employing organization, तो इसमें आपका auditing client भी हो सकता है
एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो आप जॉब करते हो तो हो जाएगा एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, आप प्रैक्टिस में तो हो जाएगा क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। To alert the management or where appropriate, those shall be governance of the employing organization to seek to enable them to rectify, remediate or mitigate the consequences of identified or suspected non-compliance, or deter means to prevent the non-compliance where it has not been occurred. तो अगर तो नॉन कंप्लायंस हो चुका है तो आप अप्रोच करेंगे मैनेजमेंट को। मेरा वर्ड ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, अप्रोच करेंगे। आप अप्रोच करेंगे मैनेजमेंट को या दोष शाबित गवर्नेंस को, और उनको कहेंगे कि ये नॉन कंप्लायंस हो चुका है, आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिए या इसको रेमेडी में लेके जाइए। रेमेडी का मतलब क्या होगा, जैसे कंपाउंडिंग में चले जाइए। और मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आपको कोई काम करना था, उसमें से 60% काम हो गया लेकिन वो नॉन कंप्लायंट था, तो बाकी 40% जो काम करना है उसकी नॉन कंप्लायंस ना हो। जैसे एग्जांपल लिया मैंने एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स कम जमा कराना इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ नॉन कंप्लायंस, एंड फॉर दैट वी नीड टू मिटिगेट। मिटिगेट कैसे होगा, अगली बार जो टैक्स इंस्टॉलमेंट जाएगी उसको ज्यादा जमा कराना या पूरा जमा कराना। सो एनेबल देम टू रेक्टिफाई, रेमिडिएट और मिटिगेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। तो आप देखिए जो मेरा एग्जांपल था एडवांस टैक्स वाला, उसमें जो एडवांस टैक्स कम जमा हुआ वो क्या था, आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस। तो उसको क्या करोगे आप, उसको रेमिडिएट करोगे या मिटिगेट करोगे या रेक्टिफाई करोगे, दैट इज व्हाट द ड्यूटी इज। बट द फैक्ट इज यू हैव टू अलर्ट द मैनेजमेंट फॉर दैट पर्पस। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये कहा गया नोकलार में कि यू हैव टू अलर्ट द मैनेजमेंट, अब अलर्ट कैसे करोगे आप फोन करोगे अपने सुपीरियर को कि ये गलत हो गया, ठीक कर लो, आंसर इज नो, फोन तो करना ही है। लेकिन यू हैव टू हैव अ रिटन कम्युनिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो काम क्या बढ़ गया आपका, डॉक्यूमेंटेशन करना। तो डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, मान लीजिए कि मैं केएमपी हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक चिट्ठी लिखूंगा ऑडिट कमेटी को, टू द चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी XYZ लिमिटेड, डियर सर, I came to an observation that advance tax installment due for second quarter was 10 crores, but at the instructions of the director finance, considering poor liquidity position, the advance tax of 2 crores only has been deposited. It is brought to your notice so that you can take appropriate action in respect of this identified non-compliance of section so and so of Income Tax Act. तो इस तरह की चिट्ठी बनेगी। अभी चिट्ठी बनेगी, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। ये डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन आप चाहे सीएन सर्विस है तो भी करेंगे, आप सीएन प्रैक्टिस है तो भी करेंगे। सेकंड वन इज डिटर द नॉन कंप्लायंस वेयर इट हैज नॉट बीन अकर्ड। अगर अभी तक ऐसी का नॉन कंप्लायंस नहीं हुई है तो आप एक्शन लेंगे बाय अलर्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ TCWG कि किसी तरह से नॉन कंप्लायंस ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा वही एग्जाम्पल है एडवांस टैक्स वाला। एडवांस टैक्स आपके डायरेक्टर फाइनेंस से कहा कि 10 करोड़ नहीं 2 करोड़ जमा कराओ, लेकिन अभी जमा होना बाकी था, तो आपने चिट्ठी लिख दी ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि एडवांस टैक्स इतना कंप्यूट किया गया था, लेकिन डायरेक्टर साहब कहते हैं कि इसको कम जमा कराओ क्योंकि वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी टाइट है। तो ये आपके कॉग्निजेंस में मैं लेकर आ रहा हूं कि टैक्स को कम जमा ना कराया जाए। आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है यहाँ पर। And that is what the NOCLAR provision says, that you have to act in the public interest by alerting the management or TCWG by proper communication. Communication क्या करना है, आपके सामने 2 पॉइंट्स हैं, and to take such further action as appropriate in public interest. अब ये take such further action क्या है, इसको हम सेपरेटली देखेंगे, ये फर्दर एक्शन क्या क्या हो सकता है एज अप्रोप्रिएट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो आपके 2 ड्यूटीज हैं प्राइमरीली, नंबर बी ड्यूटी एंड नंबर सी ड्यूटी, और ये नंबर बी और नंबर सी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मुटाटिस मुटांडिस, सीएन सर्विस के लिए भी, सीएन प्रैक्टिस के लिए भी। तो अभी तक क्या होता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थे, लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर्स जो होते थे, वो ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट कर देते थे, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं करते थे। लेकिन अब नोकलार आने से क्या हो गया, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बाय दिस वेरी मोड ऑफ अलर्टिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ना तब किसी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। I can see one question from Devesh Upadhyay in the chat box. Some of the non-compliances not reported earlier, can these be reported in succeeding years? Devesh, I am presuming that whatever non-compliances are not reported earlier are pertaining to those non-compliances which are falling within financial year 20 to 23. If it is the case, then you have to report in the immediate this year 20 to 23. There could be another assumption also, that the non-compliance which took place in the earlier year, you were not aware of that non-compliance. You became aware of that non-compliance in the current year itself. So in that very case, the very moment you will get to know this non-compliance, you have to report the same by alerting the management and TCWG. Am I clear, Devesh ji? Both the cases, Devesh ji.
ओके, नाउ व्हाट इज पेंडिंग इज टेक सच फर्दर एक्शन। तो ये क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे। अब मैं एक बार पीछे चल रहा हूँ एक सवाल के ऊपर। Sir, I have a query. Can या I? प्लीज प्लीज Sir, प्लीज। is NOCLAR applicable to private limited companies also, इफ दे आर लिस्टेड, if they are listed only? Okay. अदरवाइज Okay, नोट। sir. मैं आपको टेबल फिर से दिखा देता हूँ एक बार, आप देखिए। Thank you so much. एक बार तो हो गया सीएम प्रैक्टिस के लिए। सीएम प्रैक्टिस के अंदर प्राइवेट कंपनी नॉर्मली तो अनलिस्टेड ही होती है, लेकिन ऐसी प्राइवेट कंपनी हो सकती हैं जो कि बाय वर्च्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है। तो डेट सिक्योरिटीज के हिसाब से अगर वो लिस्टेड है और उनका जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से ज्यादा है, तो सीए इन प्रैक्टिस जो होगा उसको नोक्लार फॉलो करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सीए इन सर्विस। आपकी प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है, वो लिस्टेड है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, तो जो व्यक्ति जॉब में है एज केएमपी उसको नोक्लार फॉलो करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि लिस्टेड एंटिटी होने से नेटवर्थ कुछ भी हो, जॉब वाला तो नोक्लार में कवर होगा ही होगा। ओके, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। मैंने इस क्वेश्चन में जब जवाब आपसे आया था तो कहा था कि आपका जवाब गलत है कुछ लोगों का। ये क्वेश्चन को फिर से देखिए और अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा। डेटर्स टर्नओवर रेशो जो डायरेक्टर फाइनेंस के कहने से आपने निकाली, मान लीजिए वो आ जाता है एक्स। डेटर्स टर्नओवर रेशो जो आपने बैंक में सबमिट करी वो आ जाता है मान लीजिए वाई। तो दोनों ही डेटर्स टर्नओवर रेशो में डिफरेंस आ रहा है, तो क्या ये नोक्लार में कवर होगा? Whether it is covered in NOCLAR. Ask yourself a question, whether this debtors turnover ratio is computed out of any applicable law or regulation or is computed for your internal purposes. So जो बजट वाला debtors turnover ratio है वो तो इंटरनल पर्पस के लिए है, और आप जो बैंक में सबमिट कर रही हो दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन जो आरबीआई सर्कुलर्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ फंडिंग। तो मैंने तो उस कॉन्ट्रावेंशन किया ही नहीं, बैंक को तो जो जानी चाहिए थी रेशो वही जा रही है। So because the ratio which was supposed to be given to the bank is same, I am not making any kind of mess into that ratio and hence it will not be covered by NOCLAR. So what I am trying to say, हालांकि ये बात बाद में दोबारा आ जाएगी, anything which is meant for your own internal or in-house management or decision making will not be covered by NOCLAR. Only those elements are covered by NOCLAR which are falling within the square of applicable law or regulation. अब वो applicable law or regulation क्या है वो केस टू केस डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो मैं भी ये डेफर कर रहा हूं, बाद में करूंगा इस बात को कवर। टू टेक सच फर्दर एक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक सच फर्दर एक्शन, हम बाद में सेपरेटली बात करेंगे। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि नोक्लार की परिभाषा क्या है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड आएगा प्रिवेलेंट। सो आई एम्फसाइज हियर व्हाट इज नोक्लार। नोक्लार कंप्राइजेस एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। देख रहे हैं वर्ड क्या आ रहा है, अनइंटेंशनल। NOCLAR comprises acts of omission or commission, intentional or unintentional, which are contrary to the prevailing laws or regulations committed by. देखिए इसमें एलिमेंट क्या है, NOCLAR में क्या आ रहा है, ऐसे एक्ट्स जिससे कोई चीज होना ओमिट हो गया हो, या ऐसे एक्ट जिससे कोई चीज का होना गलत तरीके से हुआ हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी इंटेंशन अच्छी थी या बुरी थी। और जो चीज हुई है which has happened is against the prevailing laws or regulations. So जो भी applicable laws and regulations हैं आपके एंटिटी पर, उसके आउट ऑफ दी वे जाके कुछ काम हुआ हो, एंड किसने किया वो काम, who are the committed parties, employing organization or auditing client, those charged with governance of the employing organization or auditing client as the case may be, management of the employing organization or auditing client as the case may be। ध्यान दीजिएगा, other individuals working for or under the direction of employing organization or the auditing client। तो या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एबीसी लिमिटेड ने खुद ब खुद किया हो, या एबीसी लिमिटेड की ऑडिट कमेटी ने किया हो, या एबीसी लिमिटेड के बोर्ड ने किया हो, या एबीसी लिमिटेड के केएमपीज ने किया हो, या किसी और स्टाफ पर्सन ने किया हो। क्या किया हो, एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, अगेंस्ट दी प्रिवेलिंग लॉज और रेगुलेशन, वो नोक्लार में कवर हो जाएगा, वो नोक्लार में कवर हो जाएगा। आप ये डेफिनेशन देख के अंदाजा लगा लीजिए। एडवांस टेस्ट का जो हमने एग्जांपल लिया था, एडवांस टेस्ट का जो हमने एग्जांपल लिया था, क्या वो एग्जांपल में फिट हो रहा है? आंसर इज यस, बिकॉज़ देयर इज अ कमीशन व्हिच इज सस्पेक्टेड कमीशन।
Why I'm saying suspected? Because जो पीछे वर्ड्स यूज हुए वो क्या हुए थे? सस्पेक्टेड और नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस. तो ये वाली चीज वहां से हार्मोनाइज्ड होगी. दिस ओमिशन कमीशन में भी डिफैक्टो और सस्पेक्टेड. तो यहाँ पर एडवांस टेस्ट वाली बात कवर हो जाएगी. एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है, मैं इसको जो आंसर कर देता हूँ. बीएस गोयल जी का क्वेश्चन है, until debt coverage ratio computation method is prescribed, it can always vary. Answer is correct. So the very moment it will be prescribed, it will fall into the sphere of laws and regulations. तो ही नोकलार की बात वहां पर होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नोकलार के. The examples of नोकलार में include laws and regulations dealing with fraud, corruption and bribery, money laundering, terrorist financing and proceeds of crime, सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग, जो हमने 2-3 एग्जांपल्स लिए थे जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हो रही थी, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. आप जरा ध्यान से देखिएगा, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. आप मुझे बताइएगा, इफ द सीजीएम फाइनेंस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी फर्निशेस अ मिसलीडिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डेटा टू द बैंक, वेदर इट विल बी कवर्ड बाय नोकलार. आपने सीएमए डेटा बनाया या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया और वो थोड़ा मिसलीडिंग था, उसमें आपने कुछ फैक्ट्स को सप्रेस किया, तो क्या वो यहाँ पर कवर होगा? आंसर इज यस. आंसर इज यस. अब आप मेरी एक चीज को गौर फरमाइए और नोट कर लीजिए इस चीज को. अब से नोकलार आ चुका है, तो जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीएमए डेटा बनाते हैं, यू हैव टू डॉक्यूमेंट द रीजंस, द रैशनल फॉर द अजम्पशंस अंडरलाइंग दैट सीएमए डेटा. अभी तो क्या होता है ना, हम एक्सेल यूज करते हैं और एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं कि सेल्स जो है वो 10% हर साल बढ़ती चली जाए. अब से ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू डॉक्यूमेंट कि आपने 10% ही क्यों लिया, उसका रीजन, उसका रैशनल सब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट मे फॉल इनटू नोकलार. डेटा प्रोटेक्शन, टैक्स एंड पेंशन लायबिलिटीज एंड पेमेंट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी. अब यहां ध्यान दीजिएगा, डेटा प्रोटेक्शन. आपको याद है एग्जाम्पल आया था बैकअप ऑफ डेटा वाला, पहला एग्जाम्पल जो केस स्टडी का था बैकअप ऑफ डेटा का था, कि अभी तो आप जानते हैं रूल 3 भी अमेंड हो गया है. रूल 3 के अंदर आया रूल 3 ऑफ कंपनी अकाउंट रूल्स. उसमें 2 चीजें आई हैं खास तौर पर, एक तो डेली बैकअप ऑफ डेटा और एक आया ऑडिट ट्रेल. तो आप मुझे बताइए कि ऑडिट ट्रेल वाला जो पॉइंट है, बैकअप ऑफ डेटा वाला पॉइंट जो है, वो क्या इस क्लॉज नंबर ई में कवर नहीं होगा डेटा प्रोटेक्शन में? आंसर इज यस, इट विल बी कवर्ड, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस इट विल बी कवर्ड बाय नोकलार एज वेल. Are you getting my point? All, and one more thing I need to emphasize is these are examples. So it is not a kind of exhaustive list. There can be many other things also. Further क्या कहता है कोड ऑफ एथिक्स? Non-compliance might result in fines, litigation or other consequences for employing organization, potentially materially affecting its financial statements. Importantly, such non-compliance might have wider public interest implications in terms of potentially substantial harm to investors, creditors, employees or the general public. ये ध्यान से समझने वाली चीज है. नॉन कंप्लायंस दैट कॉजेज सब्सटैंशियल हार्म इज वन, यानी कि मीनिंग दे रहे हैं आपको ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियल हार्म. नॉन कंप्लायंस दैट कॉजेज सब्सटैंशियल हार्म इज वन दैट रिजल्ट्स इन सीरियस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज टू एनी ऑफ दीज पार्टीज इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स. ये पार्टीज कौन सी हैं? ये वाली पार्टीज. Examples include the perpetration of fraud resulting in significant financial losses to investors and breaches of environmental laws and regulations endangering the health or safety of employees or the public. When encountering such non-compliance or suspected non-compliance, the accountant है दोनों आ गए, practice वाला भी और job वाला भी, shall obtain an understanding of the legal or regulatory provisions, if any, and comply with them, including any requirement to report the matter to appropriate authority and any prohibition on alerting the relevant party. आपको याद है मैंने skip किया था ये, take such further action. So what is the further action? The further action is number 1, obtain a general understanding of applicable legal and regulatory provisions. And after that, if any contravention is noticed, whether de facto contravention or suspected contravention, then what you need to ponder over is, क्या आपको जो ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ या अंदाजा है कि हो सकता है, क्या इसको रिपोर्ट करना है टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी? एंड नंबर 2, एनी प्रोहिबिशन ऑन अलर्टिंग द रेलेवेंट पार्टी. क्या आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो पार्टी है, जो रेलेवेंट पार्टी है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको आप प्रोहिबिशन में हो कि रिपोर्ट करें कि ना करें? एग्जाम्पल समझते हैं. मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बनाता हूँ, जवाब दीजिएगा. यू केम टू नो that your client or employer entity is indulged
in fake invoicing? Question is whether you need to report to the GST department. Yes, any answer? Yes or no? क्योंकि यहाँ पर तो जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जीएसटी डिपार्टमेंट ही है। इसी के साथ और कुछ क्वेश्चंस भी वही पूछ लेते हैं। हाँ जी, आंसर दीजिएगा मुझे। आपको पता चला कि जो आपका एम्प्लॉयर है या आपका जो क्लाइंट है जिसका आप ऑडिट करते हैं वो फेक इनवॉइसिंग में लिप्त है, तो क्या आप जीएसटी डिपार्टमेंट को बताओगे? आंसर इज यस और नो। तो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं यस, ठीक बात है, बिल्कुल बताएंगे। दूसरा आता है कि अगर इस तरह का फेक इनवॉइसिंग है तो क्या मैनेजमेंट को बताओगे, जबकि आपको पता है कि मैनेजमेंट खुद ही इन्वॉल्व है? आंसर इज यस अगेन। आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट को बता नहीं रहे हो, मैनेजमेंट को अलर्ट कर रहे हो कि आप जो कर रहे हो गलत है। नाउ अब इसको थोड़ा बदल देते हैं। मैं आपसे ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ओरल क्वेश्चन ये है, आप लोग कहते हैं कि भाई बताया जाएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को बताया जाएगा, मैनेजमेंट को भी बताया जाएगा। मैनेजमेंट को बताया तो ठीक, डोंट यू थिंक, प्लीज रिप्लाई मी रैशनली, डोंट यू थिंक if this kind of fake invoicing has taken place or is suspected to take place, as the case may be, the very moment you will inform GST department, it may result in breach of confidentiality, because our Chartered Accountants Act also states that a member shall not disclose information about his employer or client without any legal requirement. तो यहाँ पर confidentiality breach होगा। What is your take? So if I am going to inform GST department about such kind of contraventions or fake invoicing, whether it will result in breach of confidentiality, yes or no? ऐसा तो नहीं है कि नोक्लार कंप्लाई करने के चक्कर में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कर दूसरा क्लोज है कॉन्फिडेंशियलिटी की जो बात करता है उसको ब्रीच कर बैठे। व्हाट इज योर टेक? लोकेश जी, आपका क्या व्यू है? एनी आंसर? मुझे ऐसा लग रहा है कि सेशन के साथ साथ लोग आईटीआर में भी बिजी हैं। So I got one answer from Devesh: to discharge other statutory compliances, professionals should disclose. Now let me repeat one question once again. My question is, if you find out any kind of fake invoicing, then NOCLAR says you need to report to the appropriate authority. That is number one, what NOCLAR says. On the other hand, Chartered Accountants Act states that you will be guilty of professional misconduct if you disclose information about the client without any legal requirement. So we need to ask ourselves a question, whether there is a legal requirement under GST law to inform the department about such kind of fake invoicing by the auditee client or the employer organization. क्या कानून में लिखा हुआ है? जैसे आशा जी का जवाब आता है रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी एंड इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। तो अगर मैं बात करूं एज अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर, बीइंग अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर, तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तो रिपोर्ट करूंगा इस तरह की फेक इनवॉइसिंग को, लेकिन मेरा सवाल ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित नहीं है। माय क्वेश्चन इज वेदर आई नीड टू अप्रोच द डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी। देवेश जी का जवाब है एज अ विसल ब्लोअर। नो, प्लीज अंडरस्टैंड, विसल ब्लोअर is different from NOCLAR. Whistleblower is different from NOCLAR. Are you getting my question? तो whistleblower का मतलब होता है that you are complaining a kind of red flag, but this NOCLAR is not a red flag. So लोकेश जी, अगर मुझे सुन रहे हो तो लोकेश जी, आपकी कोई एडवाइस कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसको पता चला कि फेक इनवॉइसिंग हो रहा है तो क्या वो जीएसटी डिपार्टमेंट को बता सकता है? क्या इस वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में ही विल बी गिल्टी और नॉट? देवेश जी, जो आप जवाब दे रहे हो ना ऑडिट रिपोर्ट का है, मेरा जवाब ऑडिट रिपोर्ट से कनेक्शन में नहीं है। मेरा जवाब ये है कि हाउ टू रिपोर्ट टू द जीएसटी डिपार्टमेंट, वेदर रिपोर्टिंग टू जीएसटी डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट। सर अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के अंदर है आपके एग्रीमेंट के अंदर, तो फिर भी आप रिपोर्टिंग मेरे ख्याल से कर सकते हैं कि लीगल एक्ट कैन नॉट बी कवर्ड बाय अ कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज बिटवीन टू पार्टीज। इफ अ पार्टी इज डूइंग एन इलीगल एक्ट,
something which हाँ. is against the law, it cannot, a confidentiality clause cannot Yes. act as a bar. Yes. So what you need to understand, yeah, Lokesh ji, आपकी बात से सहमत हूं मैं. What we need to understand, even if the law is silent about this kind of submissions to be made to the department about the wrong deeds of the employer organization, you will not be inculcated or implicated by Chartered Accountants Act. Why? कोई भी कानून आपको ये इजाजत नहीं देता कि एक कानून को कंप्लाई करने के लिए आप जो गलत चीजें हो रही हैं उनको होने दें. And for that very reason, you have to approach to GST department because the law says, as Noklar Code of Ethics, Noklar ने ही तो चीजें और additional कर दी that you have to report to the appropriate authority. Now, what is appropriate authority? Appropriate authority is not only the management, not only the external auditor, not only the internal auditor, but also the relevant department. The relevant department here could be, in my example, GST department. तो एक जो चीज है चेंज हो गई है. अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो भी लोग जॉब में हैं या जो लोग प्रैक्टिस में हैं, इस तरह की कोई भी नॉन कंप्लायंस अगर उनकी ऑब्जर्वेशन में आती है, यू हैव टू अलर्ट ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दैट पर्पज यू हैव टू मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर काफी ज्यादा आपको बनाना पड़ेगा ही, एंड दैट इज मस्ट. अब मैंने आपसे जब शुरुआत की सेशन के सवाल ये पूछा था आपसे कि मेंबर्स इन प्रैक्टिस के लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर नोकलार में. नोकलार जो है वो कहता है कि मेंबर्स को कंप्लाई करना है, मान लिया कंप्लाई करना है, बट क्या आप इसमें कोई अपॉर्चुनिटी देखते हो? खासतौर पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई अपॉर्चुनिटी देखते हो? मान लीजिए लोकेश जी हैं, जैसे लोकेश जी प्रैक्टिस में है, मैं मान लेते हैं देवेश जी का एग्जाम्पल है, देवेश जी जॉब में है, देवेश जी मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं. तो सवाल मेरा ये है कि लोकेश जी के पास नोकलार आने से रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या अपॉर्चुनिटी है जहां पर देवेश चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करते हैं? तो मुझे लगता है कमल जी कि वन ऑफ द opportunities which chartered accountants can find is to basically find a framework कि भाई क्या कौन-कौन से laws एक कंपनी को अप्लाई करते हैं. Yes. और उसको लिस्ट आउट करना कहीं पे, बिकॉज अदरवाइज फॉर एनी सिंगल पर्सन to know about every law which is applicable to a organization may not be practically possible. So that framework, yes, single framework under which they are operating, yes, can be something which can be devised by a... Yes. So what is the opportunity I foresee? Opportunity is that you can advise the employer organization that is listed, क्योंकि अभी तो listed पे आया, that they have to devise a NOCLAR framework for their employees, especially the chartered accountants. So जो companies listed हैं उसमें opportunity क्या जाती है कि लोकेश जी जो है लिस्टेड कंपनीज को एडवाइस करेंगे कि आपके यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो सर्विस करते हैं उनके लिए नोकलार फ्रेमवर्क क्या होगा. सिंपल सी बात क्या है, आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कंपनी के अंदर जो कॉन्ट्रावेंशंस हो रहे हैं, अब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वो कंपनी के लिए तो अगेंस्ट ही जा रहा है. तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू हैव अ पॉलिसी इन द लिस्टेड कंपनीज अबाउट नोकलार कंप्लायंस पॉलिसी. तो आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें सर्विसेज दे रहे हैं, बट इज नोकलार कंप्लायंस पॉलिसी, नोकलार फ्रेमवर्क. जैसे हम लोग किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो हमने नाम रखा है इसका नोकलार चार्टर. जैसे होता है ना कंपनीज में इंटरनल ऑडिट चार्टर, ऐसी नोकलार चार्टर भी कंपनीज में बन रहे हैं. Having said that, can you please tell me, I have a small question again. Let me type the question for you. Question is there any provision in the Companies Act whereby it is stated that directors have to declare that they are responsible for compliance of all the applicable laws and regulations? There's any answer? क्या कंपनी लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन है जहां पे डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देना हो कि दे आर रिस्पांसिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ ऑल द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस? Is there any such kind of provision there? Answer is yes. आपने नोट कर लीजिए, इसका सेक्शन नोट कर लीजिए आप, सेक्शन नंबर 134 सबसेक्शन नंबर 5. By virtue of section number 134 subsection 5, the directors have to declare in the directors report that they are primarily responsible for compliance of all, I repeat the word all, the applicable laws and regulations. Now this is not a lighter provision.
On one hand, the directors have to give a declaration in the director's report that they are responsible for compliance of all the applicable laws and regulations. You being members in service or you being the members in practice have to have a synchronization, of your observations, of your findings with the declaration given by the directors. Are you getting my point? So जो directors हैं, जैसे BS गोयल जी ने लिखा है, बिल्कुल सही जवाब लिखा है, yes, such statement forms the part of director's report. So what I am trying to say that this kind of statement which is given by the directors, आपने नोट कर लीजिए, shall be synchronized. ये वाली बात कोड ऑफ एथिक्स में नहीं लिखी है, ये बात मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ. This statement of directors need to be synchronized with whatever you are doing as NOCLAR compliant chartered accountant. अब आप CA चाहे जॉब वाले हो या सर्विस वाले हो या प्रैक्टिस वाले हो, as the case may be, you have to have this synchronization with the provisions of section number 134 subsection 5 regarding director's declaration about compliance of all the applicable laws and regulations. तो जो ये वर्ड all है, छोटा सा वर्ड है, लेकिन एक कंपनी पर काफी सारे लॉज एंड रेगुलेशंस लागू हो सकते हैं. एनीवे, आप मुझे बताइए, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे. जैसे लोकेश जी मेरे को नजर आ रहे हैं, तो मैं लोकेश जी से ही एग्जांपल बनाता हूं. मान लीजिए लोकेश जी जो हैं वो किसी PSU के ऑडिटर हैं और वो PSU लिस्टेड है. तो जो PSU लिस्टेड है, PSU के ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूल्स लागू होते हैं. CVC rules are applicable on listed PSUs. So if any observation is there by CVC, whether that observation will be considered even by Lokesh ji. That means my basic question is, when we say non-compliance, who is primarily responsible for identification of this non-compliance? Lokesh ji or via some entity Lokesh ji? तो मान लीजिए वो नॉन कंप्लायंस है, वो निकाल दी CVC ने. लोकेश जी को पता चल गया कि CVC ने कोई नॉन कंप्लायंस निकाल दी है, कोई रिश्वतखोरी हो रही थी, उसका पता चल गया, CVC का मैटर चल रहा है. तो क्या जो ये आइडेंटिफिकेशन है लोकेश जी डायरेक्टली करें या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन ही मिलती है वो भी लोकेश जी कवर करेंगे? So whether this non-compliance must come to the cognizance of Lokesh ji directly or maybe via some other party. Can it be a via information or a direct information or both? लोकेश जी आपका क्या व्यू है? तो मुझे लगता है दोनों तरीके से ही होना चाहिए. दोनों ही होंगे. So this non-compliance or suspected non-compliance could be either a direct one or could be a via one also. So there is a statement from CA BS Goyal ji. I remember having prepared a checklist to ensure compliance before getting the certification director's report. So BS Goyal ji, ये वाली बात है चैट बॉक्स में मत लिखिए, नहीं तो एक रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी. प्लीज शेयर द चेकलिस्ट. ये लोग प्रोग्राम को, मेरी स्पीच को सुने ना सुने, ये चैट वाला जो स्टेटमेंट है ये जरूर पढ़ लिया होगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर रिक्वेस्ट आ जाए, प्लीज शेयर द चेकलिस्ट. Anyway, on a lighter part. So I made a statement. The statement is that you need to synchronize the NOCLAR provisions even with section number 134 subsection number 5. I have a small question again. Whether NOCLAR provisions need to be complied even when the chartered accountant who was in job during the period 2023 has resigned in 23-24. तो 22-23 में आप जॉब कर रहे थे, 23-24 में आपने रिजाइन कर दिया, लेकिन 23-24 में आपको पता चलता है कि 22-23 के अंदर कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ था, और वो कॉन्ट्रावेंशन मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग आपकी टीम मेंबर से ही हुआ था. तो क्या उस वाले कॉन्ट्रावेंशन को आप नोक्लार में कवर करेंगे? So whether you will be bounded to your ex-employer organization even after retirement from the job, provided that the non-compliance took place when you were there on the job, or whether your duty will come to end. कि जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया. Answer is no. You will remain bounded. तो अगर आप टर्मिनेट कर देते हो अपने आप को या रिजाइन कर देते हो, तो उसके बावजूद भी जो आगे पीरियड में नॉन कंप्लायंस को पता चला,
सो आपको वो कंप्लाई करना पड़ेगा। तो देवेश जी ने सवाल शायद पूछा था पहले सक्सीडिंग ईयर्स और प्रायर ईयर्स का, वहां पर भी ये वाला एग्जाम्पल फिट हो जाएगा। आप ऐसा एक सवाल और पूछते हैं आपसे, आपको लग गया पता लोकेश जी, आप जॉब में थे, आपको लग गया पता कि कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो क्या आप रिजाइन करके इससे जान छुड़ा सकते हो? वेदर रेजिग्नेशन आफ्टर कमिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑन कंप्लायंस विल रिजॉल्व योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आंसर इज नो। तो आप ये भी कहीं नोट कर लीजिए, आप सीए सर्विस में हो या सीए प्रैक्टिस में हो, आपको नॉन कंप्लायंस पता चला और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, नीदर यू अलर्टेड द मैनेजमेंट नॉर यू रिपोर्टेड टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नॉर यू टुक एनी फर्दर एक्शंस, you will not be absolved of your responsibilities after your resignation, either at a CA in practice or at a CA in service. So Devesh ji ka sawal hai, what are the repercussions? Repercussions are that if you are not complying, then you will be held guilty of professional misconduct under Chartered Accountants Act, schedule number 2, part number 2. कमल जी एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ। और ये बड़ा प्रैक्टिकली कई बार दिक्कत आती है। जैसे वी आर एन ऑडिटर सपोज किसी हाँ। XYZ फर्म का, और वहां पे हमें कोई नॉन कंप्लायंस मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल से इक्वलाइजेशन लेवी वो पे नहीं कर रहे, दे आर हाँ। रिक्वायर्ड टू पे, हाँ। and for any reason XYZ we do not complete the audit, we resign before the completion of the audit, we have communicated to the management that you have not complied with the equalization levy and they have said कि ठीक है जी हम अब comply कर लेते हैं, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बाद खत्म चलती नहीं, है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है, आपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, मैनेजमेंट ने कोई करेक्टिव एक्शन, रेमेडियल एक्शन नहीं लिया, उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे तो रिपोर्ट करना ही करना है। नहीं, पर जैसे मैंने रिजाइन कर दिया और मैनेजमेंट ने मुझे कंफर्म किया कि हम कंप्लाई कर लेंगे, बट टिल द पॉइंट ऑफ टाइम नाइदर। अच्छा, रेजिग्नेशन की बात कर रहे हो, अगर आपने रिजाइन कर दिया, आप ऑडिटर आपने रिजाइन कर दिया, मैनेजमेंट ने कंफर्मेशन दिया, मैं यहाँ पर अजम्पशन ले रहा हूँ कि मैनेजमेंट ने कंफर्म किया कि नेक्स्ट ईयर हम इसको कंप्लाई कर लेंगे, और आपने ऑडिट रिपोर्ट में ये नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं किया था, मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ। अगर आपने रिजाइन कर दिया on the affirmation of the management that next year we will look after it, and you have not reported the same as a qualification or emphasis in your audit report, in that very case you will be remaining liable, क्योंकि आपको ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना ही था। नहीं, पर जैसे अगर मैंने रिजाइन ही उसी साल में कर दिया, I have not completed the audit itself and some other auditor was appointed in my place, then you have no responsibility. हमारा काम तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करके और उनसे एश्योरेंस मिल गया, we can assume then you have no दिया। responsibility. So अगर आपने उसी ईयर में रिजाइन कर दिया जिस साल में कॉन्ट्रावेंशन था, मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मिल गया और ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू नहीं किया था, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now what Code of Ethics further says, जो ये येलो में पोर्शन लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अभी तक हमने बात करी कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस की, जैसे हम हमेशा बात करते हैं ना मटेरियलिटी की, तो मटेरियलिटी की बात यहाँ पर भी होती है, लेकिन उसके लिए जो वर्ड्स हैं मटेरियलिटी नहीं लिखे, उसके लिए वर्ड्स क्या लिखे हैं, क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल। सो जस्ट सी व्हाट द वर्ड्स आर। आई एम रीडिंग a professional accountant. Now this professional accountant can be in job or can be in service, can be in practice, but what the law says, NOCLAR provision says a professional accountant who encounters or is made aware of, देख रहे हो क्या लिखा है, is made aware of, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया था कि इंफॉर्मेशन आपके पास डायरेक्टली भी आ सकती है, वाया भी आ सकती है। A professional accountant who encounters or is made aware of matters that are clearly inconsequential is not required to comply with this section. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको एज ए लेमैन बोलूं, एज ए लेमैन में कहूंगा कि अगर ऐसी कोई नॉन कंप्लायंस है जो कि इममटीरियल नेचर की है, तो उसके ऊपर नोकलार प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप प्रैक्टिस में हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर्स व्हिच आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, या यूं कह लीजिए इममटीरियल मैटर्स। हालांकि हमें बोलना नहीं चाहिए इममटीरियल मैटर, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स जो है वो क्या है, इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो नोकलार के लिए क्या लिखा गया कि अगर ऐसे कोई मैटर्स हैं जो कि क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल है, तो उनको नोकलार कंप्लाई नहीं करना। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल, तो इसके लिए कुछ कहा गया, बट बड़ा गोलमोल तरीके से कहा गया whether a matter is clearly inconsequential is to be judged with respect to its nature and its impact, financial or otherwise, on the employing organization, its stakeholders and the general public। घूम फिर के बात क्या आ गई कि कोई मैटर मटेरियल है कि इममटीरियल है, यूं कह लीजिए कॉन्सिक्वेंशियल है या इनकॉन्सिक्वेंशियल है, दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर प्रोफेशनल जजमेंट। और जजमेंट हर किसी की अलग अलग हो सकती है। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने बात की एडवांस टैक्स की,
कुछ व्यक्ति कह सकते हैं कि एडवांस टैक्स का जो डिफरेंस है 8 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ बनता था, 2 करोड़ जमा कराया, उसका डिफरेंस 8 करोड़ का है, उस पर जो इंटरेस्ट लायबिलिटी बनेगा बिकॉज ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, वो बड़ी इमटेरियल अमाउंट है। तो कुछ लोग कह देंगे कि वो क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल है, कुछ लोग कह देंगे कि नहीं कॉन्सिक्वेंशियल है। तो डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस यू हैव टू टेक अ कॉल, बट irrespective of whether you classify an item as inconsequential or consequential, डॉक्यूमेंटेशन तो करना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा? तो लोकेश जी लिखेंगे कि एडवांस टैक्स 10 करोड़ का बनता था, 2 करोड़ रुपए जमा कराया गया और मेरे नजर में ये इसलिए इनकॉन्सिक्वेंशियल है क्योंकि, so you have to document the reasons why the matter is clearly inconsequential। सिर्फ आप अपने मन में बात रख लें कि इनकॉन्सिक्वेंशियल है और कोई एक्शन ना लें, वो चीजें अलाउड नहीं है। यू हैव टू डॉक्यूमेंट द सेम। तो यार देख काम क्या बढ़ गया, ऑडिटर्स तो जनरली करते ही थे, सर्विस वाले काम क्या बढ़ गया, सर्विस वाले अभी तो जो कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है, इंटरनल प्रोसीजर है, उसी को जूझ रहे हैं, उसी को फेस कर रहे हैं, ऑलरेडी काम है वो वाला। अब एक काम क्या बढ़ गया कि नोकलार की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी सर्विस वाले चार्टर्स को करनी पड़ेगी। So if I say a single sentence, I will say the members who are into service, they are going to be burdened with the cumbersome job of NOCLAR documentation. Auditors को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज ऑडिट करते करते वो डॉक्यूमेंटेशन वैसे भी करते ही हैं। अब फर्दर कहा गया कि सेक्शन 260 and 360 regarding NOCLAR is not applicable in the following cases. Number 1, personal misconduct unrelated to the business activities of employing organization। तो आपने कोई ऐसा ओमिशन किया जो कि आपकी जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है उससे ताल्लुकात ही नहीं रखता था, नोकलार उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सुमित जी रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं, एक दिन ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे तो सुमित जी ने गाड़ी को फास्ट ड्राइव किया, रेड लाइट जंप कर दी। तो रेड लाइट जंप करने की सूरत में क्या हुआ, उनका चालान कट गया। तो सवाल उठता है कि क्या सुमित जी का जो चालान कटा वो नोकलार में कवर्ड होगा? Answer is no. Why the answer is no? Because this is the personal misconduct which is totally disconnected with the employing organization. Further, NOCLAR is also not applicable to those non-compliances by the parties other than, यानी कि इन चारों के अलावा कोई और व्यक्ति अगर नॉन कंप्लायंस करता है तो NOCLAR वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो कौन कौन सी पार्टीज ही कवर्ड है? केवल एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन या ऑडिटिंग क्लाइंट, TCWG of the employing organization or the auditing client, management of the employing organization or the auditing client, other individuals working for or under the direction of employing organization, जहां पर आप KMPs आ जाएंगे। आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं पार्टीज अदर देन दीज? तो एबीसी लिमिटेड कवर्ड हो गया, ऑडिट कमेटी ऑफ एबीसी लिमिटेड कवर्ड हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड कवर्ड हो गया, KMPs ऑफ एबीसी लिमिटेड कवर्ड हो गया जिसके ऊपर नोकलार लग रहा है। तो ऐसी कोई पार्टीज हैं जो कि अब यहां पर कवर होंगी जिनके ऊपर नोकलार नहीं लगेगा? एनी पर्सन, कोई एग्जांपल? हाँ जी, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या रिसेप्शनिस्ट के ऊपर नोकलार एप्लीकेबल होगा? Whether NOCLAR is applicable on the receptionist of the company? Answer is no. Answer is no. Example एक और लेते हैं, आप प्रैक्टिस में हो, आपके आर्टिकल असिस्टेंट के ऊपर NOCLAR एप्लीकेबल होगा? Whether NOCLAR is applicable upon your article assistant? Answer is no. Are you getting my point? So these things need to be streamlined in your office as well as the employer organization. So this is what the general guidance is there which is given by Code of Ethics. यहाँ तक आपका सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। Any question? No question is there? कमल जी, एक है ना, देवेश जी ने पूछा था, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि मैंने रिजाइन कर दिया बिफोर, मतलब आई डिड नॉट इशू द ऑडिट रिपोर्ट, तो उन्होंने पूछा है कि क्या हमें इनकमिंग ऑडिटर को बताने की जरूरत है अबाउट दैट नॉन कंप्लायंस? आप इनकमिंग को ही बताओगे और जो रेजिग्नेशन ROC को फाइल करते हो उसमें ही बताओगे। तो जो रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन है तो बतानी है आपको, ROC को बताओगे सेक्शन 140 में, और जो आपका सक्सेसर ऑडिटर आएगा वो आपको चिट्ठी भेजेगा NOC के लिए, आप उसको ही बताओगे कि ये रीजंस थे। It is mandatory, I think. It is mandatory. It is mandatory. एक इंस्टीट्यूट का इम्प्लीमेंटेशन गाइड है ऑन रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर्स,
उसके अंदर तो यहाँ भी इतना भी लिखा गया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिख देते हैं कि आई हैव रिजाइन फॉर पर्सनल रीजंस, दिस इज एब्सोल्युटली वेग। ऐसा कर ही नहीं सकते आप, आपको रीजंस बताने हैं, प्रॉपर तरीके से बताने हैं। तो लोग जनरली लिखते हैं ना कि पर्सनल रीजंस थे, या प्री ऑक्यूपाइड था, प्री कमिटमेंट से एंड सो ऑन, या हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। ये नहीं चलेगा, आपको रीजन जो बताने हैं, जेन्युइनली जो रीजंस थे वही बताने हैं। एक चीज और मैं पूछूंगा कमल जी, ये प्रैक्टिकली मैंने फेस किया है प्रॉब्लम कि जैसे वी वर ऑडिटिंग वन ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और कुछ फॉरेक्स रिलेटेड कुछ ऐसी नॉन कंप्लायंस निकले जो उन्होंने आरबीआई सर्कुलर का मतलब कुछ रिपोर्टिंग की जो वो नहीं कर रहे। वी पॉइंटेड आउट थ्रू आवर रिपोर्ट कि भाई ये कंप्लायंस नहीं हो रही थी। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग कि हम आगे से ये कंप्लायंस करेंगे। But actually the compliance should have been made for earlier years also, for which the compliance was not made. Now we have responded to the management, we are under a confidentiality agreement also. Still, are we required to report to maybe the regulator, the RBI, for such? Yes, you are required to report because here the confidentiality is not applicable. Because even otherwise the bankers are working under the supervisory framework of RBI. So there you cannot say it is a confidentiality element. Confidentiality कब होता है? जब आप ये वाली information किसी और बैंक को बता देते या किसी बैंक कस्टमर को बता देते and so on. But RBI को बताना is not a breach of confidentiality. So what I am trying to say, when we say appropriate authority, in my personal understanding, out of my experience, the expression appropriate authority means the authority which is having the administrative control over that entity. I think जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं असाइनमेंट्स, तो हमारे को कहीं ना कहीं अब हमें नो क्लार्क का रेफरेंस देके और उनको कहना चाहिए कि भाई अगर ये वाली बात आपने ये वाली बात आपने अब बोल दी। जब मैं सेशन कंक्लूड करता तो बोलता, अदरवाइज तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैं, अब क्योंकि बात चली तो बोल देता हूँ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैं, अब से जब वो असाइनमेंट एक्सेप्ट करें, लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाएं, तो उसमें एक क्लॉज और डलेगा that we are subjected to NOCLAR which needs to be complied with in tandem with the organization. यानी कि NOCLAR से केवल और केवल ऑडिटर ही नहीं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ताल्लुकात रखता है। मेरा एक्सपीरियंस अभी ये रहा, काफी कंपनीज तो ये कहती हैं कि ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ने किया, हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। एक कंपनी सेक्रेटरी मिले मुझे, कंपनी सेक्रेटरी के साहब कहते हैं कि ये तो सिग्नेटरी कंप्लायंस का हिस्सा ही नहीं है। वी डू एग्री, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिग्नेटरी कंप्लायंस, but only thing is so many chartered accountants are working in the organization and they're governed by the Chartered Accountants Act, and for that very matter indirectly they have to comply with the NOCLAR. They means the company. अब ये तो नहीं हो सकता ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इतने सारे जॉब कर रहे हैं मास रेजिग्नेशन दे देंगे, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, प्रेशर बिल्टअप हो गया कि कंपनीज को करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं इसको चैलेंज ना देखकर अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। तो जो सीएन सर्विस हैं, जो जनरली सीएन सर्विस होते हैं, उनको इतना ज्यादा इल्म नहीं होता ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह का। वहां पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में है वो गाइडिंग फोर्स बन सकते हैं। अब वो गाइडिंग फोर्स रेम्युनरेशन बेसिस से बने या अदरवाइज बने, वो उनकी अपनी कॉल हो सकती है। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं, और कोई डाउट अगर किसी का ना हो तो नोक्लार में यही बताया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। देखिए क्या लिखे हैं वर्ड, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। तो पहले क्या बता रहा हूं मैं आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। जब मैं बोलता हूं ना एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर ऑडिटी क्लाइंट भी आ जाएगा। तो क्लाइंट हो या एम्प्लॉयर हो, उसकी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की जिम्मेदारियां क्या है, यही बताया कोड ऑफ एथिक्स में बताया गया। मैनेजमेंट एंड दोस विद गवर्नेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड in accordance with the laws and regulations. They are also responsible for identifying and addressing any non-compliance by employing organization, individual charged with governance of employing organization, etc. etc. Primarily क्या आ रहा है, अगर मैं सिंगल सेंटेंस में ये सारी बातें बोलूं कि आपकी जो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है या ऑडिटी क्लाइंट है, उसकी मैनेजमेंट की प्राइम जिम्मेदारी है कि सभी चीजों की कंप्लायंस करे। और ये जिम्मेदारी कहाँ लिखी गई है, जैसे हमने बात की अभी, ये जिम्मेदारी लिखी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर ही, सेक्शन नंबर 134 सब सेक्शन 5 के अंदर, दैट दे आर रिस्पांसिबल फॉर कंप्लाइंग विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। यहाँ ध्यान दीजिएगा और कहीं पर नोट कर लीजिएगा खास बात। You know very well by virtue of section number 143 subsection 9 and subsection 10 of Companies Act. I repeat the section numbers. By virtue of section 143 subsection 9 and subsection 10 of Companies Act, the compliance of auditing standards, is mandatory. I repeat, the compliance of auditing standards is mandatory.
So if you are into practice, then you have to comply not only NOCLAR but also SA 250. प्रैक्टिस वाले बता रहा हूं मैं यहाँ पर। तो देखिए वर्ड क्या लिखा है, क्लाइंट। पहले क्या लिखा था, एम्प्लॉइंग, अब लिखा है क्लाइंट। तो जो वो क्लाइंट है उसकी भी एक जिम्मेदारी स्टैंडर्ड ने दी है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिख रहा है, SA 250 है। SA 250 का पैरा नंबर A3, पैरा A3 of SA 250 has given these 7 responsibilities to be complied with by your client. तो क्लाइंट को भी ये 7 पॉइंट्स जो लिखे हैं ये कंप्लाई करने हैं। कहाँ लिखा गया ये लिखा गया पैरा नंबर A3 ऑफ SA 250। अब क्या क्या कंप्लायंस करना है मैं फटाफट पढ़ देता हूँ एक बार। मेंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशंस with which the entity has to comply within its particular industry and a record of complaints. मैं दावा कर सकता हूँ कि जितना मेरा तजुर्बा रहा, मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका आप ऑडिट करते हो उनके पास रजिस्टर मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये रजिस्टर होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन अगर ये इनकम्प्लीट है तो ऑडिटर्स को क्वालिफाई करना चाहिए। नंबर सेकंड, Sir, I have a query. Sir, is this applicable to statutory auditors or internal auditors also? No, CLAR. स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। Internal auditors are not liable. इंटरनल ऑडिटर्स आर एज ऑन डेट, दे आर आउटसाइड इट। अभी तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कवर्ड है यहाँ पे। इंटरनल ऑडिटर पे मैं ये कहूंगा इन अदर वे, इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी कवर्ड बाय वर्च्यू ऑफ NOCLAR बट इन इनडायरेक्ट वे एज एम्प्लॉइज। एज ऑन डेट एप्लीकेबल नहीं है, बट भविष्य में अगर कभी एप्लीकेबल होगा भी ना तो एज एम्प्लॉय होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपॉइंट कौन कर रहा है, उसको मैनेजमेंट कर रहा है। As on date, internal auditors are not required As to on date report statutory- any as on date non-compliance statutory- in as their on date monthly statutory. report. Okay. हाँ, इंटरनल ऑडिटर तो बाहर है इससे भी। आप ये देखिए ना, मान लीजिए आप इंटरनल ऑडिटर हैं, आप पर तो NOCLAR एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टाफ है उस पर एप्लीकेबल है। तो स्टाफ ने ही आपको ऑडिट कर दिया, पता चले कि इंटरनल ऑडिटर ने तो रिपोर्ट किया कि कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं है, और जो स्टाफ है वो कह रहे हैं अपने मैनेजमेंट को कि ये नॉन कंप्लायंस हो गई है। सो इट विल बी अ चेक ऑन इंटरनल ऑडिटर हिमसेल्फ। सो एज ऑन डेट तो इंटरनल ऑडिटर पर NOCLAR एप्लीकेबल नहीं हो रहा, बट भविष्य में हो सकता है। एज ऑन डेट तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कवर्ड है और KMPs जो काम कर रहे हैं आपके कंपनीज में वो कवर्ड है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बदल दूं, जो इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर जो है वो NOCLAR से तो बाहर है, बट स्टिल ही इज बाउंडेड बाय कोड ऑफ एथिक्स इन अ डिफरेंट वे। कोड ऑफ एथिक्स में और भी तो प्रोविजंस है ना, केवल NOCLAR ही तो नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सो मैं एक बार स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इंटरनल ऑडिटर एट प्रेजेंट आर आउटसाइड NOCLAR, but that doesn't mean internal auditors all together are outside code of ethics. So they are covered by code of ethics except for the NOCLAR. आगे देखते हैं। Monitoring legal requirements and ensuring that operating procedures are designed to meet the requirements. आप देख रहे हैं वर्ड्स क्या लिखे हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कितनी ही कंपनीज ऐसी होंगी जहां पर आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा, काफी कंपनीज में SOP नहीं होता, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं होते, कंप्लायंस कैसे करनी है। ड्यू डेट के नाम पर क्या होता है, कंपनी के डेस्क पे एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जहां पर रंग बिरंगी चिट लगी होती है, ये ड्यू डेट आ रही है। सो क्या कंपनी में SOP है कि नहीं है, ये सब चीजें भी पैराग्राफ नंबर A3 of 50 एनविसाज करता है। इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएट सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हम लोग ये रिपोर्ट तो कर देते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, बट प्राइमरीली क्या ऐसा कंट्रोल था या नहीं था। डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट। कितनी कंपनीज के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं होता है, that employees shall comply with these code of conduct regarding compliance with laws and regulations. So ये आपकी अपॉर्चुनिटी है कि NOCLAR आने के बाद आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि NOCLAR का कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं आपके लिए। Then is number 5, ensuring employees are properly trained and understand the code of conduct. आप लोग इसकी ट्रेनिंग भी दे सकते हो। जनरली जो कंपनीज होती है वहां पर इसकी ट्रेनिंग ही नहीं होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके जो कंपनी में CA जॉब करते हैं, एक रियल एस्टेट कंपनी है। अब रियल एस्टेट कंपनी के अंदर कुछ टर्म्स यूज होते हैं, FSI वगैरह। FSI क्या होता है पता ही नहीं है स्टाफ को। तो अगर ये चीजें नहीं पता है स्टाफ को, इट इज एन इंडिकेशन दैट लॉज मे बी नॉन कंप्लाइड इन फ्यूचर। सो इसके बारे में ट्रेनिंग है कि नहीं है, इसको आपको चेक करना है। देन इज monitoring compliance with the code of conduct and acting appropriately to discipline employees who fail to comply with it. And lastly, engaging legal advisors to assist in monitoring legal requirements. तो काफी सारे आप देखते हैं कि जो लॉ फर्म्स होते हैं वो रिटेनरशिप बेसिस पर होते हैं कंपनीज के अंदर। तो वो रिटेनरशिप पे जो लॉ फर्म्स काम कर रहे होते हैं, दे आर नथिंग बट आर कंप्लाइंग विद दिस रिक्वायरमेंट, नंबर 7 रिक्वायरमेंट ऑफ पैरा A3 ऑफ SA नंबर 250. I have a small question on this.
एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, जरा मुझे जवाब दीजिएगा इसका। ये क्वेश्चन जो है जॉब वालों के लिए है। द क्वेश्चन इज RST Limited, a listed entity, has a policy that only MBA will be recruited for the HR department. However, Mr. X BCom was recruited for HR department because he was the known of MD of the company. Assume that you are the KMP of RST Limited. Whether this will be covered by थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग नो जवाब दे रहे हैं, क्या पता गलत हो जाए, थोड़ा सोचिए। थोड़ा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नो बिल्कुल ही गलत है, नो मे बी राइट ऑल्सो, बट थोड़ा सा अलग से रखिए, सोचिए ना, क्या ये आंसर नो गलत कब हो सकता है? Because ultimately much will depend upon facts and circumstances, but मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड को जोर लगा सोचें और बताएं कि ये न्यूक्लियर में कवर्ड होगा। तो ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है कि न्यूक्लियर में कवर्ड हो जाएगी? मैं आपको हिंट दे देता हूं, वर्ड लिखा है एमडी, कि एमडी का कोई जानकार था इसलिए उसको काम मिल गया। हाँ जी, एनी आंसर? लोकेश जी, आपको क्या आंसर? तो इसको ऐसे समझिए कि अगर आप केएमपी हैं, अगर आप केएमपी हैं तो इस वाले सिचुएशन में आप क्या क्या कंसीडर करेंगे ताकि ये न्यूक्लियर में कवर्ड हो जाए? अगर उसमें कवर नहीं होगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो क्या क्या चीजें चेक करें कि न्यूक्लियर में शायद चला जाए? जैसे आशा जी का एक बड़ा अच्छा जवाब आया है, इफ पार्टी इज रिलेटेड देन मे बी यस। यस अनु जी, बिल्कुल ठीक, द पार्टी में भी रिलेटेड। और क्या क्या हो सकता है? वन इज पार्टी रिलेटेड, सेकंड इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 184। तो आप ये देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आ जाएगा, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। सो यू हैव टू चेक कि अगर एमडी का जानकार है और उसको काम मिल रहा है तो इसके पीछे वजह क्या होगी? वो वजह तो कंपनी को इंटरनली पता चली जाती है जनरली, तो वहां पर ये न्यूक्लियर में कवर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि जिन लोगों ने नो जवाब दिया, जिन लोगों ने यस दिया, दोनों ही ठीक है, दोनों ही गलत है, बट यस द प्रोबेबिलिटीज आर देयर दैट दिस मे गो विद इन द स्कोप ऑफ न्यूक्लियर एज वेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बड़ा ध्यान से चीजें देखने वाली चीज है कि न्यूक्लियर में क्या है। I again emphasize the nuclear uses the words prevailing laws and regulations. So when I say laws and regulations, कंपनी लॉ भी तो एप्लीकेबल है। तो कंपनी लॉ अगर एप्लीकेबल है तो चीजें यहाँ पर कवर होंगी, अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, अबाउट अपॉइंटमेंट ऑन ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट बेसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे मैं, RST Limited लिस्टेड एंटिटी हैज अ, ओके थोड़ा सा बदल देते हैं इसको, मिस्टर एक्स इज KMP of RST Limited, a listed entity. He resigned in 2022, or I should write this in 2023-24, and took with him the working papers and documentation he prepared during his job with the company. These papers
included details about his nuclear communication with management. Can he do so? क्वेश्चन समझ में आया आपको? There is a question in chat box. पहले इसको आंसर कर लेते हैं. दिवेश जी का क्वेश्चन एक, a company appointed one internal auditor which came to our notice from his professional charges bill as internal auditor, but no internal audit report has been provided to us by the company. तो ये दिवेश जी नुक्लार का प्रोविजन हो सकता है by virtue of contravention of, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, एसए नंबर 610, सेक्शन नंबर 143 एंड सेक्शन नंबर 138. मैं फिर दोहरा देता हूं, एसए नंबर 610, सेक्शन नंबर 143 एंड सेक्शन नंबर 138. तो जो ये आपका क्वेश्चन है ये वहां पर नुक्लार में जा सकता है. अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो जरा समझिए. अभी तक हमने क्या देखा कि अगर आप जॉब में हैं और आपको कोई नॉन कंप्लायंस नजर आता है या किसी सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का आपको अंदेशा होता है तो आप मैनेजमेंट को अलर्ट करेंगे. फिर मैंने बताया था कि अलर्ट करने का तरीका क्या होगा, बाय वर्च्यू ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. So what happened during the course of your job? You made several times a communication on नुक्लार. तो नुक्लार का आपने समय समय पर मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन किया. अब सवाल ये उठता है, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो नुक्लार कम्युनिकेशन आपने किया है उसके लिए दस्तावेज बनाए, इसके जो पेपर्स बनाए, आपने जॉब छोड़ी तो पेपर्स आप साथ लेके चले गए. तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वो पेपर्स आप साथ लेके जा सकते हो? क्या मैनेजमेंट आपको ये कह सकता है कि these working papers of nuclear communication are my property and you have to leave these papers here because otherwise it will result in carrying away with the confidentiality aspects of company? हाँ जी, क्या आंसर है आपका? अनु जी का आंसर है नो. तो अनु जी आंसर नो का मतलब क्या है कि he cannot do so. और कोई आंसर किसी का? कॉपी शुड बी विद बोथ कंपनी एंड सीए. अनु जी कहती है सी कांट. ओके, सो प्राइमरीली देखिए आपके ना यहाँ पर मिस्ड रिस्पॉन्सेज आएंगे और मिस्ड रिस्पॉन्सेज आना कोई गलत नहीं है. फॉर दिस क्वेश्चन द कोड ऑफ एथिक्स इज साइलेंट. फॉर दिस क्वेश्चन द कोड ऑफ एथिक्स इज साइलेंट. आई रिपीट एंड आई एम टाइपिंग हियर आल्सो. फॉर दिस क्वेश्चन, और आई शुड से द सिचुएशन, for this situation code of ethics is silent. Silent है तो क्या करें हम? And hence companies need to devise their own framework to deal with नुक्लार प्रोविजंस. तो कंपनीज को ना अपनी पॉलिसी वगैरह फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि नुक्लार को डील कैसे करना है. तो जो लोग कहते हैं ना कि नुक्लार केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन सर्विस पर एप्लीकेबल हो गया, कंपनीज का लेन देन नहीं है, गलत है. क्योंकि समझने वाली बात है कि अल्टीमेटली कंपनीज आर आल्सो गोइंग टू फेस द हीट. जो भी कागजात बने आप उसको लेके चलते बनोगे तो कंपनी की तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, तो उसको कैसे आप मैनेज करोगे, उसके रिंग फेंसिंग कैसे करोगे? दैट वी नीड टू डेलिब्रेट एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन केटर. एनीवे, आगे बढ़ते हैं यहाँ से. सो ये मैं स्किप करूंगा क्योंकि मैं ऑरली इसको डिस्कस कर चुका हूं. ये भी मैं ऑरली डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी थ्रू केस स्टडीज. यहाँ पर एक चीज देखने, ये भी कर चुका हूं मैं हालांकि डिस्कस, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ. ये नोट तेरा देखिएगा आप, था ना फर्दर एक्शंस क्या हो सकते हैं. सो व्हाट कैन बी फर्दर एक्शंस, हम हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. व्हाट कैन बी फर्दर एक्शंस? इन्फॉर्मिंग द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट एंटिटी. तो अगर आप सब्सिडरी हो तो आपकी होल्डिंग कंपनी कोई अगर होगी तो कहा गया कि आप सब्सिडरी को तो बताओगे बट साथ में क्या करोगे? यू विल इन्फॉर्म द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट एंटिटी ऑफ द मैटर इफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेंबर ऑफ द ग्रुप. दूसरी जिम्मेदारी क्या दी गई है आपको? डिस्क्लोज द मैटर टू एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड अंडर रिस्पेक्टिव लॉ. इसकी बात हम कर चुके हैं बाय वर्च्यू ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट एग्जांपल. देन इज रिजाइनिंग फ्रॉम द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन. क्या है? रिजाइन कर दो. लेकिन साथ में एक कैविएट लगा दिया, लिखा गया रिजाइनिंग फ्रॉम एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर टेकिंग अदर एक्शंस.
that might be needed to achieve the senior professional accountant's objectives under this section. However, there might be limitations as to further actions available to the accountant. In such circumstances, resignation might be the only available course of action. तो कहते हैं रेजिग्नेशन करने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, अनलेस एंड अनटिल रेजिग्नेशन ही एक उपाय है। तो जब तक रेजिग्नेशन के अलावा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स या प्रोसीजर्स आपके पास प्रेजेंट हैं, तो आपको रेजिग्नेशन सबसे आखिरी रिसोर्ट रखना है, पहला रिसोर्ट नहीं रखना। आपके लिए छोटा सा सवाल है और फिर जवाब मैं आपको बाद में दूंगा कि क्या नौकरार के बारे में इंस्टीट्यूट को भी कुछ बताना है? आप मान लीजिए, आप, मैं जॉब वालों की बात कर रहा हूँ, आप जॉब में हैं, और जॉब में आपको नौकरार के बारे में पता चला, तो क्या इंस्टीट्यूट को कुछ बताना है? Whether institute need to be intimated about नौकरार? तो जैसे आशा जी का आंसर आया नो। तो यही एक अमेंडमेंट आया इसके अंदर, जो अभी अक्टूबर 2022 को अप्लाई किया गया, तो कुछ अमेंडमेंट के साथ आया। उसमें से एक अमेंडमेंट तो हमने देख ही लिया था, जो लिस्टेड कंपनी का 250 करोड़ वाला क्राइटेरिया था। एक अमेंडमेंट ये आया इंस्टीट्यूट वाला, आप देखिएगा क्या लिखा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि जो अकाउंटेंट्स हैं उनको लीगल जानकारी लेनी है जनरल लेवल पर। साथ में क्या लिखा है देखिए, जो येलो में हाईलाइटेड है, ये येलो वाला अमेंडमेंट है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, द सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जो जॉब वाले उनकी बात कर रहा हूँ, might cause or take appropriate action to cause the matter to be investigated internally। यानी कि आप चिट्ठी लिखोगे मैनेजमेंट को, ये गलत हो रहा है, इसका इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। फर्दर क्या लाइन ऐड कर दी गई, द अकाउंटेंट माइट ऑल्सो कंसल्ट ऑन अ कॉन्फिडेंशियल बेसिस विद अदर्स विद इन द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट और विद द लीगल काउंसिल। यानी कि नौकरार को लेकर आपके मन में कोई व्यथा है कि कंपनी को मैंने कहा कि गलत हो रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन कंपनी नहीं कर रही इन्वेस्टिगेशन, तो क्या कर सकते हो? पहला ऑप्शन, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बाकी लोग होंगे कॉन्फिडेंशियल बेसिस के ऊपर, उनसे डिस्कस कर लो। दूसरा, इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिख दो ऑन कॉन्फिडेंशियल बेसिस। तीसरा, जो आपके लीगल काउंसिल्स हैं, जो आपके लॉयर्स हैं, कॉन्फिडेंशियल बेसिस पर उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। अब ये लिखना और समझना ना लगता है कि आसान सा है, बट आसान नहीं है, बिकॉज the meaning of confidentiality itself is subjective. So how to devise this confidentiality will be nothing but the companies need to work upon for the purpose of devising नौकरार framework. तो जैसे मान लीजिए कोई नौकरार की कोई चीज आपको नोटिस में आती है, तो आप मुझे बताइएगा इंस्टीट्यूट को कैसे कम्युनिकेट करेंगे ऑन कॉन्फिडेंशियल बेसिस। हाउ टू कम्युनिकेट ऑन कॉन्फिडेंशियल बेसिस टू द इंस्टीट्यूट। क्या हम चिट्ठी लिखे इंस्टीट्यूट को कि मेरे सामने ये गलत चीजें आई हैं जो कंपनी में हो रही हैं, किसी को बताना मत कि क्या मैंने आपको चिट्ठी लिखी है, बस मुझे गाइड कर दो। नॉर्मली होता है ना, लोकेश जी और मेरे को कोई बात करनी हो तो लोकेश जी को बोल दूंगा, लोकेश जी मैं कुछ बता रहा हूं लेकिन सुमित जी को मत बताना। तो क्या ये कॉन्फिडेंशियल बेसिस है? सो फॉर दैट पर्पज द कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट दैट मच एक्सप्लिसिट। इन माय व्यू द एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंशियलिटी शैल बी बेस्ड अपॉन कंपनी टू कंपनी, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर इनसाइडर भी आ जाता है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आप मान लीजिए इंस्टीट्यूट को बता रहे हो या लीगल काउंसिल को बता रहे हो, लोकेश जी, समीर जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी तरफ से मोटा मोटी तो यही है। थोड़ा समय बच गया है बिकॉज लोगों के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कुछ क्वेश्चंस हो तो ले लेते हैं, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड दिस इज व्हाट नौकरार at a broader level is. So anybody who has any doubts, any questions from Kamal ji, so please come forward. कोई क्वेश्चन नहीं है। जब कोई क्वेश्चन नहीं आता इसका मतलब है या तो ऑल क्लियर है या सब कुछ क्लियर है या किसी ने सुना नहीं है, और कोई ऑप्शंस नहीं हो सकते। नहीं सुनने वाली तो ऑप्शन नहीं है सर, बट ऑफ कोर्स क्योंकि एक नया प्रोविजन है तो उसको ना मुझे लगता है डाइजेस्ट करने के लिए ना लोगों को अभी टाइम चाहिए समझने के लिए कि रिपरकशंस कहाँ हाँ, टाइम तो से चाहिए होगा। अभी ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई है, किसी की गूगल शीट खुल गई है, नौकरार का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सो जिस मेंबर की ये स्क्रीन शेयर हुई है प्लीज बंद कर लीजिए, बिकॉज इट इज ब्रीचिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। लोकेश जी अपने लेवल पे बंद कर दीजिए इसको एज अ होस्ट।
Am I audible, लोकेश जी? मैं इसको बंद करवा रहा हूँ इसे, जितेंद्र के पास। इससे एक बात और साबित होती है कि लोग साथ में अपने काम में व्यस्त हैं। Anyway, their prerogative. ठीक है लोकेश जी, फिर इजाजत है। कोई क्वेश्चंस तो है नहीं लोगों के, आई बिलीव। So thank you so much कमल जी, it was a wonderful session as ever. आपका तो हमेशा सेशन ऐसा होता है कि thought provoking and a lot of questions you raise also and answer also, that's the best part of it. So thank you so much for Thank you, such Lokesh an ji, thank you. interesting session and we'll keep on calling because मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और अब तो हमारा ICAI भी हमारे पीछे लगा हुआ है कि आप नई नई चीजें पढ़ते रहिए और करते रहिए, तो जी जी। हमारा ऑडिट ही तैयार होना हो, हमें तो तैयार होने की जरूरत है ही। मैं इसमें एक चीज बोलूंगा, जितने भी लिसनर्स हैं, देखिए सीएस जो है वो जॉब में भी है, प्रैक्टिस में भी है। जो प्रैक्टिस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, नोकलार खुद तो कंप्लाई करें, बट सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, बिकॉज कंपनीज को नोकलार फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, और नोकलार फ्रेमवर्क बनाने के लिए नन अदर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी द बेस्ट डिवाइसेस। अब तो वो भी आ गया आपका ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल का AQMM मैच्योरिटी मॉडल, वो भी कंप्लाई करना है आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मैंडेटरी हो गया है कि यू मस्ट अपॉइंट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। No, every challenge also creates an opportunity also. It is how हाँ we जी, will हाँ take जी। it. So I'm sure this challenge also would create an opportunity. But of course, we need to be also well informed and ready for taking up that challenge. I think the biggest जी। challenge with nuclear, when I look at it, is basically that in India the laws are so much and so varied that sometimes even the organization itself is not aware of how many laws they have to ये comply. फैक्ट है, ये फैक्ट है। So I was अच्छा। discussing with one of our clients who is in the hotel industry. तो वो कुछ बता रहा था कि दिल्ली के अंदर एक फॉर एग्जांपल, मतलब जस्ट टू शेयरिंग द डिफिकल्टी, दिल्ली सराय एक्ट करके कोई है, हाँ, दिल्ली तो सराय एक्ट है। उसके अंदर यह है कि जी कोई भी अगर राहगीर अंदर आता है तो आपको उसको पानी भी पिलाना पानी है देना और पड़ेगा। टॉयलेट की भी सर्विसेज देनी है। अब ये चीजें हैं, मतलब दीज टाइप ऑफ लॉ, मतलब रियली इट्स अ चैलेंज कि हम उसको मतलब कैसे इंश्योर करेंगे वो। देन अगेन वही बात है कि अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क क्रिएशन। सो जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ चलती बात पर। आप किसी PSC का ऑडिट करते हैं, किसी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करते हैं, तो वहां पर एक एक्ट लागू होता है जो कि बहुत कम लोग चेक करते हैं, दैट इन्होंने OSA, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में कई बार कंपनी के जो लोग हैं उनको ही नहीं पता होता, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड केटर आल्सो। वही है कि मतलब एजुकेशन हैज बिकम, मतलब वो मजाक में अगर मैं ऐसा था कि जब सीए तो लगा था कि अब पढ़ लिया तो अब जिंदगी सुधर जाएगी, मतलब इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब लग रहा है कि सीए के पेपर दोबारा ही देने पड़ेंगे सर। नहीं सर, वो मत देना, फिर अगली दिवाली पे बम फूट जाएगा। तो इससे बेहतर है कि बिना पेपर दिए नौकलार पढ़ लो, नहीं तो वही दिन याद आ जाएंगे। दिवाली पे पेपर होते थे, छुट्टी मिलती नहीं थी पहले, सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता था, 8 से 11 का पेपर होता था। बिल्कुल बिल्कुल तो या तो पटाखे बजा लो या फिर नौकलार पढ़ लो, चॉइस आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री सर। कंटिन्यूस पेपर होते थे 4 दिन। हाँ, 4-5 दिन पेपर लगातार चलते थे। जी सर आपने एक एक ग्रुप करके दिया होगा, मैंने दोनों एक साथ दिए थे, तो एक सर, संडे की आप छुट्टी पड़ती थी सर। सर आप रैंक होल्डर, हम फेलों के सर, पास आप नहीं पाना पड़ता। ऐसा नहीं आपने जैसा स्टेमिना हमारा क्या का आप है। रैंक होल्डर हो चाहे कैसे ही दिए हो पेपर, अगर आपने दोनों ग्रुप दिए तो सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती थी। संडे को उस टाइम वो होते थे ना, संडे टेस्ट, सी इंटर से पहले जो होते थे। हाँ हाँ हाँ, तो संडे की छुट्टी मिलती थी तो एक पेपर में आपको मतलब बीच में गैप मिलता था, इसके अलावा उसको लगातार ये होता था। ET बोलते थे उसे। एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो है सुमित जी हैं या नितिन जी हैं, या जिम्मेदारी आपको सौंप रखी है? सर किसी को भी दे दे, सब टीम एफर्ट है, उसके बिना काम नहीं चलता। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए अभी मैनेजमेंट कौन है और दोस्त शाबिद गवर्नेंस कौन है, तो अगर आप बैठे सर हो आई एम द मैनेजमेंट, आई एम द पार्ट ऑफ द टीम। नहीं तो ज्वाइन करनी है अभी उनको। मुझे आशा जी का नाम मुझे नजर आ रहा था। आशा जी इज वेरी गुड मॉडरेटर, हाँ इन्होंने हाँ हाँ इंस्टीट्यूट बिल्कुल, लेवल पर भी मॉडरेट किया था मेरा सेशन लास्ट टाइम। हाँ हाँ मैंने भी सुना है इनको।
तो इट इज ऑलवेज आंसर एज यूजुअल आपका बहुत ही अच्छा डिटेल्ड होता है, मतलब सुनने में अच्छा मजा आशा जी रहा आ गए, हाँ नजर आ रही है आशा जी। कैसे हैं आशा जी? कैसे? बस बहुत बढ़िया सर, आई वाज अटेंडिंग होल सेशन, ओके तो बहुत मजा आ रहा था, मतलब काफी सारी चीजें आ गई, न्यू अमेंडमेंट्स ना पढ़े हुए गुड, नहीं हाँ थे, चीजें तो आ गई हैं जी। एज यूजुअल बहुत डिटेल आपका। मुझे इसमें लगता है सर नो क्लियर में ना मेन चैलेंज जो है ना आई थिंक वही है कि जितना आप पढ़े लिखे होंगे ना उतना आपको ज्यादा तकलीफ फील होगी इसके अंदर। जितना आपको लॉस के बारे में कम मालूम होगा उतनी तकलीफ कम फील होगी आपको। तकलीफ तो बाद में इंस्टीट्यूट करेगा कहीं ना कैसे तकलीफ आनी है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं अभी, जानते हो इस बारे में? क्योंकि लोकेश जी ने एक जो बात बोली इससे सवाल याद आ गया। जब हम किसी कंपनी में एज ऑडिटर अपॉइंट होते हैं तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाते हैं अब बना रहे हैं सर, या वो कॉपी तीन- पेस्ट कर देते हैं? ये अब जैसे हो नितिन गए। जी की मेल्स आती है ना, फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो अभी क्या हुआ, मैं पैनल पे था इंस्टीट्यूट के, अब इंस्टीट्यूट के पैनल पे होने से एक जो चीज मुझे मतलब कहूंगा मेरी नजर में आई, नितिन जी का जो फॉर्मेट है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉर्मेट एज इट इज यूज कर लिया। अब फॉर्मेट तो ठीक बना हुआ था लेकिन वो फॉर्मेट उस क्लाइंट पर एप्लीकेबल नहीं होता था। तो अब क्या करें इस केस में? नितिन जी गलत हो गया ना, या तो उन्होंने तो फॉर्मेट क्या गलत दे दिया। नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लेटर, ये मैंने बात की लेटर ऑफ एंगेजमेंट की, तो पीयर रिव्यू वगैरह होता है, तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर जो नितिन जी से फॉर्मेट आया वो लिस्टेड कंपनी के लिए यूज किया जाना चाहिए था, और जो जिस व्यक्ति का पीयर रिव्यू हुआ उसने यूज किया लेटर ऑफ एंगेजमेंट तो गलत तरीके से उसमें जो चीजें भरनी थी भर दी, तो गलत है वो भी। सो व्हेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, तो कोड ऑफ एथिक्स में तो आपने आज जो सुना है ना केवल नोक्लार सुना है, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं। जैसे मैं बात करूं रिलेटिव फी साइज, आपके क्लाइंट से आपकी फीस नहीं मिली है आपको। दूसरी चीज जो एक नई आई है, पहले भी आपने सुना होगा, पहले उससे बहुत शोर शराबा हुआ था कि अगर क्लाइंट से आपकी फीस जो आ रही है वो 15% आ रही है टोटल फीस की, तो आपने क्लाइंट को इंटीमेट करना है। वो उसमें बदलाव आ गया है। एक तो वो लिमिट एनहांस हो गई है, 40% हो गया आई थिंक, वो मुझे चेक करना पड़ेगा 40% हुआ है 25% हुआ है। और वो इंटीमेशन जो है क्लाइंट को नहीं जानी, वो जानी है इंस्टीट्यूट को। सो यू हैव टू इंटीमेट टू द इंस्टीट्यूट रादर देन द क्लाइंट की मेरा इतना फीस है, जो मेजर प्रोपोर्शन आता है। तो ये सारे चेंजेस हैं। आई मस्ट से कि बाकी कंपनी लॉ वगैरह जो पढ़ते हैं तो जरूरी है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने लिए जो खुद पर लॉ एप्लीकेबल हो रहा है वो नया कोड ऑफ एथिक्स है। 250 पेज की किताब है कोड ऑफ एथिक्स की, हम लोगों ने 250 पेज में से आज केवल मुश्किल से 40 पेज पढ़े हैं नौकलार के, और भी बहुत कुछ है। सर ये रिलेटिव जो फीस साइज का आपने बताया, इसके लिए कोई प्रोसीजर भी फॉर्म किया है अभी इंस्टीट्यूट ने टू इंटीमेट? प्रोसीजर अभी नहीं आया है, तो जब तक मुझे लगता है प्रोसीजर नहीं आता, शायद एक नॉर्मल ईमेल डाल दी जाए एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड को, काफी है। तो इसकी कम्युनिकेशन जो जाएगी ना वो, अब जैसे मैंने बोल तो दिया, आपका अच्छा सवाल है कि इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूट, बट इंस्टीट्यूट के अंदर किसको इन्फॉर्म करना है? 40 कमेटीज हैं, ऐसे करते हैं टू हुमसएवर इट मे कंसर्न, वो तो नहीं चलेगा ना। तो वो जाएगा एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को, ईएसबी को। नहीं तो फिर सुमित जी का मेरे पास व्हाट्सएप आएगा, कमल भैया वो इंटीमेट करना था, कहाँ पर इंटीमेट करना है? क्योंकि फीस तो यही लोग ज्यादा लेते हैं, बाकी लोग तो फीस कहाँ मिलती है। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फीस के ऊपर भी चेंजेस आ गए हैं, और ये चेंजेस बड़े, मैं कहूंगा सैक्रोसैंक्ट चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है जैसे मैंने सुना है लोगों को बोलते हैं कि क्या बकवास हो गई है, क्यों किया इंस्टीट्यूट ने। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो इंस्टीट्यूट ने किया है वो करना वैसे भी जरूरी था। वी आर द मेंबर्स एट इंटरनेशनल फोरम्स, इंटरनेशनल लेवल पर ऑलरेडी इस तरह का कोड ऑफ एथिक्स बहुत पहले से है। हमारा कोड ऑफ एथिक्स देखा जाए ना उनके मुकाबले फिर भी थोड़ा लीनियंट है। तो शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में तो आना चाहिए भी और आना पड़ेगा भी। तो नया कोड ऑफ एथिक्स पढ़िए, दिक्कत आए तो पूछिए। एक मीटिंग सर कोड ऑफ एथिक्स पे ही करते हैं जितेंद्र, मतलब सुमित भाई भी यहीं पे है, एक मीटिंग उस पे भी करते हैं, क्योंकि अब जब डर ही रहे हैं तो अच्छी तरह डरे, फिर मतलब बचे हुए चीजें भी समझ ही लें कि कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे पकड़े जा सकते हैं, तो वो जानना जरूरी है। तो एक जरूर आपको एक परेशानी देंगे फिर से एक बार ऑन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट भैया आई बिलीव नेक्स्ट वीक या फिर विद इन दिस मंथ करते हैं, मगर 1-2 हफ्ते बाद, क्योंकि अभी आज भैया ने पढ़ाया तो पहले हम भी थोड़ा थॉरली कर लेते हैं, फिर हम सबके हाँ। क्वेश्चंस भी रेज होंगे, डेफिनेटली होने चाहिए आई बिलीव। तो एटलीस्ट हम फिर भैया से अगर कुछ होता है क्वेश्चंस, जैसे भैया ने भी कहा कि क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं ऑन द फोरम ही पूछ लूंगा, तो वो बेटर रहेगा कि वो सबको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आई बिलीव दैट। और सारी चीज तो ठीक है सुमित जी, लेकिन जो आपने ये वाली बात बोली ना शुरू में,
हम सब थोरली पढ़ लें, पढ़ेगा कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। कोडापैथिस नहीं काफी लोगों ने कोडापैथिस डाउनलोड भी नहीं किया होगा अब तक। भैया देखो, जैसा आपने कहा ना, ये हम सबके लिए अच्छा है। अच्छा, ये कहीं ना कभी किसी ना किसी को हिट तो जरूर करेगा। अब नहीं करेगा, साल 2 साल बाद हिट कर लेगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। तो अल्टीमेटली अगर हम प्रिवेंशन कर लें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा भाई 100%, क्योंकि इंटरप्रिटेशनल इशू भी होते हैं। मैं कुछ इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ, नो डाउट आपकी इंटरप्रिटेशन से बहुत बेटर है, आप ज्यादा वास्ट नजरिए से देख रहे हो। तो एटलीस्ट मैं अब मेरी जो इंटरप्रिटेशन है उस वजह से अपने आप को सेफ गार्ड तो करूँ। तो आई बिलीव Yes, yes, मेरे ख्याल से yes. 10-15 डेज एटलीस्ट हम टाइम लेते हैं भैया। उसके फिर आपको फिर दोबारा परेशान करते हैं विद इन दिस मंथ इटसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग नेक्स्ट मंथ या बाद में, विद इन दिस मंथ, क्योंकि अभी अभी हम सबके ऑडिट्स खत्म हुए हैं और हम नेक्स्ट ईयर के लेटर वगैरह हम साइन ऑन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो भी हो रहा है। तो जो भी कुछ हमें अगर प्रिकॉशंस वगैरह लेनी है तो हम अभी ले लें, जितनी मैक्सिमम ले सकते हैं। बाकी तो भैया फिर ऑडिटिंग में चलता रहेगा भैया। चलिए सुमित जी, ठीक है। कोई और सवाल हो तो पूछिए, अदरवाइज विदा कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस तो कुछ है नहीं चैट बॉक्स नहीं, और कोई क्वेश्चंस नहीं है। Sir, before closing, I request all of the participants, sir, please give a big round of applause for Kamal ji for his wonderful presentation. Sir, अपने आप को please सारे unmute करें और please give a big round of applause for Kamal ji, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। May I request Lokesh भैया please आप closing ceremony please. तो थैंक यू कमल जी। एंड Pleasure, sir. हमेशा आपको सुनना, तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि इट इज ऑलवेज अ वंडरफुल एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन एक्चुअली। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सिर्फ मतलब प्रॉब्लम्स लेके नहीं जाते, उसके सॉल्यूशंस भी बता के जाते हैं काफी सारे। और ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन इंप्रूविंग आवरसेल्व्स। हो सकता है कि, और कहीं ना कहीं दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ एक्सरसाइज आल्सो। एवरीवेयर यू कीप ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ, you make a better person of yourself. I think that's a wonderful step. Your education given to us today is that wonderful step towards that improvement in ourselves also. And as we discussed, we keep on troubling you again and again for Most those welcome. exercises. And thank you so much for that wonderful exercise which you did with us. And I am sure everybody was benefited out of it. So thank you so much, Kamalji. So we'll be calling it a day, and then जैसे हमने कमल जी को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने एग्री भी कर लिया है, we'll call him again to discuss on some more provisions of our code of ethics very shortly after taking time from him. Thank you so much, everybody. लोकेश जी मोमेंटो कोरियर से भिजवा देना कमल जी को। बिल्कुल पक्का सर, बिल्कुल पक्का। पेंटो देना शुरू कर दिया आपने, जब पैसे बचा रहे हैं अभी? नहीं सर, कोरियर से आ रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट। सर कहना नहीं चाहिए इस फोरम पे ना, अभी एक पीछे मीटिंग हुई, आप इंस्टीट्यूट में जाते रहते हैं तो आपको शेयर करता हूँ एक बड़ी विचित्र बात कि एक सीपी कमेटी की मीटिंग होती है, उसके अंदर वो कहते हैं कि जिस मतलब स्टडी सर्कल के पास एक अमाउंट से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है तो वो इंस्टीट्यूट को दे दे, वो पैसा इंस्टीट्यूट से वो पैसा ले लेगा। तो मतलब वो मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगी कि इंस्टीट्यूट सपोर्ट करने की जगह, जो ऑर्गेनाइज मतलब एक छोटी सी यूनिट चल रही है उसको सपोर्ट करने की जगह वो कह रहे हैं कि उस यूनिट के भी पैसे इंस्टीट्यूट ले ले अपने पास। बट ऐसी भी केसेस हो रहे हैं, तो आजकल हमने सोच लिया कि जी पैसे बचाने ही नहीं है, जो है ना, जो इकट्ठे हो रहे हैं सारे बांटते रहो सर। चलिए बांट दीजिएगा, मैं मेमेंटो का इंतजार करूंगा फिर। बिल्कुल पक्का सर। मेमेंटो की तो मुझे वर्ड्स ही याद हैं। आप ये तो लिखते नहीं हो, प्रेजेंटेड टू एक्स स्पीकर, बिक्वीथ टू एक्स स्पीकर लिखते हो। अच्छा तो बहुत दिन हो गए हैं वो वाला वर्ड देखे हुए। भैया we'll try to have meeting भैया, next time हम वेबिनार सेमिनार करेंगे भैया, इंस्टीट्यूट वेबिनार विल ट्राई, मैं लोगों को डिस्कस करके, ताकि हम लाइव सुन सकें। आई थिंक उसमें ज्यादा क्वेरीज आ सकेंगी और हम ज्यादा आराम से क्लियरिफाई और ज्यादा हो सकेगा, आई बिलीव। हाँ, interaction is always better in a meeting which happens physically, I am sure. तो कोशिश करेंगे कि अगर वैसा कुछ प्रोग्राम बना सकें तो वो जरूर कोशिश करते हैं। ठीक है सर, so we'll keep in touch on that. Yes, sir. Thank you sir, thank you very much, see you, bye. थैंक यू भैया, थैंक यू जी, थैंक यू सर। Okay, जी।